अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब एक नए शो का आगाज़ है, एक नए दिन का आगाज़ है और दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नया प्रोग्राम लेकर। अगर देखें तो दिन में आज सूरज जो है वो काफ़ी हद तक ये पैगाम देता नज़र आ रहा है कि सर्दियां रुखसत हो रही हैं और गर्मियों का सीज़न जो है वो आने को है। दिन भी खुल रहे हैं, वगरना अगर इसी वक्त की बात करें तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं मतला जो है वो अबरालूद होता था, कहीं ना कहीं स्मोक या धुंध का राज जो है देखा जाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो आज सुबह जब मैंने उठ के देखा तो ऑफिस आने से पहले जब एक ध्यान फिजा की तरफ डाला तो बहुत हद निगाह दूर तक जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रही थी और सूरज की तपिश तो नहीं, लेकिन सूरज की शुआओं ने अपने असरार दिखाना शुरू किए, यानी कि आपको तहद निगाह बहुत हद तक बेहतर नजर आई। वो हल्की फुल्की जो स्मोक या कहीं ना कहीं घटा जो थी वो भी नजर नहीं आ रही थी। तो मौसम खुल रहा है और मौसम ठीक भी हो रहा है। मेरे ख्याल में आने से पहले, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी हम एक चीज़ ज़रूर आपसे आज के मौके के हिसाब से शेयर करूँगा कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वक्त सुबह सुबह जब आते हैं, स्कूल्स के टाइम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे की ख्याल जो है वो ज़रूर रखा जाए और माशरे के अंदर तनाव ना पैदा किया जाए। लेकिन प्रोग्राम को बकाया तौर पर आगे लेके चलने से पहले एक दिन एक नेकी, मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ होंगे। देखते हैं वो आज क्या शेयर करें हमारे साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है सारी इंसानियत के लिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हम जिस नबी के हम उम्मती हैं, कुर्बान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक हसना पर जब आप ताइफ के मैदान पे आपका खून निकला, हमारा ये अक़ीदा है सारी इंसानियत का खून जमा कर लिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस हालत के अंदर भी मेरे नबी ने क्या, उसने अखलाक को अपनाते हुए फरमाया कि ये इनको पता नहीं है, चलो इनकी आने वाली नस्ल मुझ पर ज़रूर ईमान लेके आएगी। इसको कहते हैं बर्दाश्त। आज उम्मत में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बर्दाश्त की नेमत से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अहमद अली साहब ने हमारे साथ बहुत खूबसूरत एक चीज़ शेयर की जो मैं जिक्र भी करने वाला था कि हम जब आते हैं, हम जब माशरे में फिर रहे होते हैं, रोज़ रोड इस्तेमाल करते हैं, रोड के ऊपर ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ की एक बात है, जब सरगोदा रोड से वापस आ रहे थे तो एक मजदे वाला था, रिक्शे के अंदर कहीं लगा तो सब रिक्शे वालों ने मिलकर उसे खूब मार पटाई शुरू कर दी। और अक्सर हम भी जाएं तो अदम बर्दाश्त इस हद तक हो गया कि हम ये नहीं देखते कि रास्ता रोक के पीछे बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं कि एक्सीडेंट या मामूली सा नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे की भी देखें अगर गलती है तो उस नुकसान को वहाँ पूरा करने की बजाय थोड़ा साइड पर बात कर ली जाए या बर्दाश्त पैदा कर ली जाए। हम फौरी तौर पर कानून को हाथ में लेते हैं या कुछ ऐसा इकदाम करते हैं जो कि इखलाकी तौर पर भी हमें जो साथ हमें नहीं देता और हमें नहीं करना चाहिए। बड़ी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया मरवा जो है उनकी बर्थडे थी। अल्लाह बहुत बहुत खुशियाँ नसीब करे और अभी तो आगाज़ है, बड़ा लंबा सफ़र है। अल्लाह आसानियों के साथ साथ हमारी बेटी को जो है वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन के लिए बाइस रहमत, बाइस इनकी पूरी फैमिली के लिए जो है वो बाइस रहमत बनाए। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। इस वक्त शहर में देखें तो हमें बहुत सारे मसाइल जो हमें नज़र आते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हम डिस्कस भी ये कर रहे होते हैं कि शहर के कौन कौन से मसाइल जो बड़े अहम हैं, जिनको ज़ेर गुफ्तगू लाना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हम बात करते भी रहते हैं। अब और कोशिश ये होती है इन मसाइल को उजागर करने के बाद कोई ना कोई ऑथेंटिकली इनकी सोल्यूशन की तरफ बढ़े। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसाइल की निशानदही हम उसी जगह पे करते हैं। जैसे हमारा काम है कि एक वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं, तो हम अफसरान बाला तक उस बात को पहुंचाते हैं जो शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छे की रिपोर्ट देकर उनकी नज़रों से ओझल रखी जाती है। तो पूरे शहर के अंदर इस वक्त बहरान है, जो नज़र आ रहा है वो आटा है,
फ्लोर मिल्स का मसला चलता है। उसके बाद हमने एक देखा फैसलाबाद की ही तहसील है तांदियावाला, उसके आगे मामू कंजन के अंदर जो है वो वहाँ से एक वीडियो सामने आती है जिसके अंदर रेत भरी जा रही है, जब मिट्टी भरी जा रही है बोरियों के अंदर, वहाँ से गंदम चोरी की जाती है, जिस पे वहाँ से मुतलका फूड का जो अमला है वो मअतल भी कर दिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी लगी, कमिश्नर ने एक्शन लिया। तो ये बड़ी एक्टिव चीज़ें होती हैं, जो मकसद हमारा होता है इनको लेके आगे चला जाए ताकि अवामी मसाइल जो हैं उसको उसके तदारक के लिए अपना किरदार अदा किया जा सके। तो इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर हम जो मौजूद गेस्ट हैं उनका मैं आपको साथ तारुफ करवा दूं। मोहम्मद अली नारू हैं, हमारे बड़े नौजवान और एनर्जेटिक रिपोर्टर हैं। नारू, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली, कैसे देखते हैं आप, रोज़ की बुनियाद के ऊपर बाज़ारों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, चौराहे हैं, इस वक्त ट्रकिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमने देखा कि एक मसनूई बहरान जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। दरमियान में एक शर्त भी आई कि आपने थंब इम्प्रेशन भी लगाना है, आईडी कार्ड की कॉपी भी देनी है। जब वो रिमूव हुआ तो दोबारा से मामला बेहतर होने लगे हैं, क्योंकि किराना एसोसिएशन उसके ऊपर एहतजाज के लिए जा रहे थे, बाइकआउट के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में केयर टेकर सीएम ने फ़ौरन इसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए इस चीज़ को कहा कि ये आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या सूरत हाल क्या है? आपको लग रहा है कि इस वक्त आटे का जो एक बहरान बहुत ज़्यादा सर उठा चुका था उसमें कुछ कमी आई है, कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं? बिलाल भाई, अगर हम इसका जायज़ा लें, अब चूंकि ये बहरान कई माह के ऊपर मुहित है, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि केयर टेकर सेटअप से पहले इसकी जो शिद्दत थी वो ज़्यादा थी और शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए हमें जगह जगह पर खार होते दिखाई दे रहे थे। कई ट्रक पॉइंट्स के बाहर लाइनें लगी होती थी, कहीं यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है वो शहरी हमें कितार दर कितार नज़र आते थे। ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, बुज़ुर्ग, बच्चे, हत्ता के तालिब इल्म भी जो किताबों के साथ स्कूल जाते थे, उन्होंने थैले अपने कंधों पर उठाए हुए थे। और ऐसी वीडियोज़ भी हमारे सामने आई कि जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, कॉलेजेस से जाते हुए वो लाइन्स में लगी हुई हैं कि घर में आटा लेकर जाना है। और ये जब सूरत हाल थी तो ज़ाहिर बात है ऐसे जो मंजर थे वो रंजीदा करने वाले थे कि आया वो मुल्क जो कभी इजाफी गंदम एक्सपोर्ट किया करता था, उस मुल्क के अंदर जो आटा है वो इस कदर उसकी जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे जैसे अब मैं यूं कहूं कि चूंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम मुआशरे में हैं, हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमने रिपोर्ट करना होता है उसको। उसमें कमी तो वाक़ई हुई है, काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। अब लोगों को आटा मिल रहा है, सस्ता आटा मिल रहा है, सरकारी आटा जिसका हम कह रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल ऐसी है अक्सर जगहों पर, मतलब कि हम देखते हैं कि ट्रक पॉइंट मौजूद हैं। और ये ट्रक पॉइंट होना, इसको दो तनाज़ुर में हम कर लेते हैं कि अगर दुकानों पर, यूटिलिटी स्टोर पर आटा नहीं मिल रहा या फिर जो दुकानदार हैं वो इसको स्टोर किए हुए हैं, मुस्लिम किल्लत पैदा किए हुए हैं, तो फिर तो ट्रक पॉइंट ठीक है, लोगों को वहाँ पर मिल रहा है। दूसरा ये है कि ट्रक पॉइंट क्यों है? अगर ज़िली इंतज़ामिया इतनी ज़्यादा एक्टिव है तो ट्रक पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ये दुकानों पर, हर मोहल्ले में जो दुकान है, यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पर आटा मुहैया किया जाता है। अच्छा, उसके लिए उनके पास जवाब मौजूद है ना कि वो रजिस्टर्ड दुकानदार, क्योंकि यहाँ एक और काम भी होता है कि दुकानदार को देते हैं तो वहाँ से चोरी होना शुरू हो जाता है। उन्होंने रजिस्टर्ड दुकानदार रखे हैं ताकि वो एक मैकेनिज्म रखा जाए और ट्रकिंग पॉइंट वहाँ लगा देते हैं जहाँ कहीं शायद दुकान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 इलाकों को जानता हूँ, मैंने निशानदेही भी की थी इस न्यू सिटी 10 के अंदर, तो उसका फौरी एक्शन ये हुआ था कि जिस इलाकों में दुकानें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उन्होंने वहाँ ट्रकिंग पॉइंट नाफिज कर दिए। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो इसका है, एटलीस्ट आप जहाँ दुकान बनाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे तो वहाँ ट्रक जाता है, सप्लाई करके आ जाता है। बिलाल भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें ऐसा भी देखने को मिला है रियाज शाही चौक में कि यूटिलिटी स्टोर, शहर का बेहतरीन यूटिलिटी स्टोर जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तमाम अशिया खरोनोश मौजूद होती हैं। हाँ, हमने वहाँ पर भी देखा कि एक तरफ यूटिलिटी स्टोर है तो दूसरी तरफ रियाज शाही चौक में ट्रक खड़ा है। लेकिन वो साथ ये जवाब पैदा कर देंगे ना कि वो वफाक है, हम सूबे के हैं, तो वो देखें जवाब तो उनके पास आ जाएगा। अवाम के पास आटा वफाकी या सूबाई नहीं आता है, अवाम को आटा चाहिए, लेकिन वो सस्ता है ना यूटिलिटी ठीक है ना। अगर अवाम को आटा मुहैया करें आप एक जगह पर, हमारा जो मकसद है वो है कितार से बचना, हमारा मकसद है लोगों का वक्त बचाना, हमारा मकसद है कि हमें आटे के लिए कम से कम खार ना होना पड़े। जहाँ पर मुआशरे में और सारे बेशुमार मसाइल हैं, उनको महंगाई का मसला है, बेरोज़गारी है, हर तरफ गहमा गहमी का आलम है, ऐसे में जो अशिया खुरनोश हैं महंगी तो हैं लेकिन उनको सप्लाई तो हो,
ये बात जो है कि अगर आपके पास मुहैया हो रही है तो फिर भी शहरी पुरसकून रहते हैं कि चलें हमें मिल तो रही है। जैसे कि आटे से हटकर आप जिक्र कर लें, पेट्रोल का जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा इशू चल रहा है पेट्रोल का, आपके सामने है कि शहरियों ने कल इसके ऊपर आपने कुछ हट के एक रिपोर्ट बनाई है, वो भी ज़रा हमसे शेयर करें। वो बड़ी अच्छी, मैं देख रहा था कि हमने बड़ी कुछ अच्छा एक कोशिश की है ताकि चीज़ों को ज़रा बिहाइंड द कैमरा हाईलाइट करने की कोशिश की है कि शायद जब कैमरा लेके जाते हैं तो वहाँ सब अच्छे की रिपोर्ट हमें भी दिखा दी जाती है, वेरी ऑनेस्टली। तो कुछ चीज़ आपने ज़रा हट के कुछ की है खुफिया कैमरे के ज़रिए, वो क्या थी? बिलाल भाई, ऐसा था कि हमने कोशिश की कि जो इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है सब अच्छा है, उसको दिखाया जाए वो कितना अच्छा है। तो शहर की अहम शहरा शेखुपुरा रोड से मुल्हिका पेट्रोल पंप है, जहां पर मतलब कि एक तो था ना, कोई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर हमें 200 का पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि वो खाली हाथ नहीं मोड़े, हम ये कह लें कि कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं, बल्कि कुछ नहीं बड़ी तादाद ऐसी है जो पेट्रोल दे ही नहीं रहे हैं। ड्राई किए उन्होंने, तो शो ही करते हैं। हमने खुफिया कैमरे की जगह मैंने बजाते खुद एक मतलब कि एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं, एक आम शहरी की हैसियत से मैंने बाइक पर मैं सवार हुआ हूँ, मैंने गया हूँ वहाँ पर खुफिया कैमरे से हमने रिकॉर्डिंग की है सारी। मैंने उनसे कहा है सर ये पेट्रोल हमने फिल करवाना है, भरवाना है ज़रा। उन्होंने डालना तो दूर, उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी है, करीब तक नहीं आए। वो कहते जी है ही नहीं, पेट्रोल तो है ही नहीं है, नाम ही नहीं है इसका, ठीक है ना। तो फिर हमने ये भी सीन देखे हैं, ये भी हमने फुटेज ये भी हमने मुलाजा किया है कि उन्हीं पेट्रोल पंप्स पर कुछ देर बाद सिफारशी निज़ाम के ये जानने वालों को पेट्रोल दिया जा रहा है। तो जब ये मंजर आम शहरी देखता है, ये जो आम शहरी है, अब उसको पेट्रोल के हसूल के लिए भी सिफारिशी निज़ाम पे आना पड़ेगा, उसको सिफारिश लगानी पड़ेगी कि मैंने 1.5 लीटर या 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो मुझे सिफारिश चाहिए। किसकी सिफारिश चाहिए जी? अब ये वल्लाह आलम। तो ये बिलाल भाई ऐसा है कि शहर के अक्सरियत ऐसी है, मैं यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी आप काम करें, आपकी जितनी वसअत है आप उतना कर रहे होंगे, लेकिन आपको और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। फैसलाबाद एक बड़ी डिवीज़न है, ये एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, आबादी है ज़्यादा है, लोगों के ज़रूरियात ज़्यादा हैं, डेली की बुनियाद पर लाखों लोग सफ़र करते हैं। अगर आप उनको 200 का पेट्रोल देंगे तो वो क्या सफ़र करेगा? लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ कहीं ना कहीं मोहम्मद अली हमारी आवाम का भी तो बनता है ना कि हम भी तो रूटीन में उन लोगों का ऐसे बिल्कुल उनको कता ताल्लुक़ कर दें उन लोगों से, या वो पेट्रोल पंप्स को हम प्रमोट करें जो तेल दे रहे होते हैं और बिला तातुल फ्राहमी जारी रखते हैं। कुछ लोग जो रात 12 बजे महंगा होना तो 6 घंटे पहले 4 घंटे पहले रोक लेते हैं। तो हम भी तो माशरती तौर पर भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी बनती हैं ना। बिलाल भाई, मगरबी जो सोसाइटी ना, उसमें सोशल बाइकाट बड़ी अहमियत का हामिल है। उनमें एक जो उनका मुत्तहिद होना है वो बड़ा अहम होता है। सोसाइटी से हमारे सोशल मीडिया पे बड़ी जो बाइकआउट है वो बड़ा गलत होता है। मतलब हमारे लिए मुर्गी महंगी होगी तो कर दें, ये नहीं पता कि फार्मर मार रहा होगा। हम उस चीज़ का बाइकआउट ही नहीं करते जो एक्चुअली स्टेन करी है। बेशक उनके पीछे वही लोग हों जो बाइकआउट शुरू करवाने वाली एक मुहिम हो, उसके कुछ ट्रेंड चलवाने वाले हों जो इससे फ़ायदा उठा रहे हों। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब कि अवेयरनेस है, आपने किस जानिब जाना है, क्या करना है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया, अच्छे लोगों का आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल स्टॉक नहीं करते, वो मुहैया कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़ी तादाद उनकी है, कुछ नहीं मैं कहूँगा, उनकी बड़ी तादाद है जो कि मुनाफाखोरी के चक्कर में पहले ही स्टॉक कर देते हैं, उसको अपने पेट्रोल पंप को ड्राई जाहिर कर देते हैं और उसको स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन बिलाल भाई अगर देखा जाए, इसका दूसरा तनाजुर अगर देखा जाए तो ये कि वो खुद का गाहक खराब करते हैं, वो खुद का कस्टमर खराब करते हैं जो उस पेट्रोल पंप पे आ रहा है। फाइनेंशियली भी मेरे ख्याल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। किसी एक ने 4,000 बेचना है, वो 8,000 बेच रहा है, आप 4,000 की बजाय 1,000 बेच रहे हैं, उसका प्रॉफिट लेवल आपसे ऊपर चले जाता है। आप 30 रुपए बढ़ा के बेचेंगे, वो उतनी देर में अपना प्रॉफिट पूरा कर लेता है, प्रॉफिट पूरा कर लेगा, और जो आपका गाहक टूट जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको मुश्किल वक्त में आपने नहीं दिया है, तो वो फिर आपको पास क्यों आएगा? वो उसके पास जाएगा जिसने उसको पेट्रोल फराहम किया है और वो उसकी नज़र में अच्छा हो जाएगा। तो ये तो हमारे जो पेट्रोल मालिकान हैं, पंप्स मालिकान हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए कि चंद दिनों की मुनाफाखोरी की वजह से ये अपना सालहा साल ताल्लुक है जो गाहक के साथ वो ख़राब कर देते हैं। और गाहक की जो आपने अवेयरनेस की बात की, जो शहरियों की बात की, तो शहरियों को इतना पता होना चाहिए, शहरियों की ये जिम्मेदारी बनती है आया कि जो लोग ऐसे हैं उनकी निशानदेही कर लें, उनका बाकायदा इनफरादी तौर पर देखें। इज्तमाइयत अगर ज़रूरी नहीं है, इनफरादियत पे आ जाएं आप। अच्छा मोहम्मद अली, एक और इसके अंदर सवाल है कि इन्हीं पेट्रोल पंप्स के ऊपर क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो इनके ऊपर एक टोल फ्री नंबर भी होता है शिकायत के लिए। तो मैंने इसके ऊपर जब प्रोग्राम किया तो उन्होंने कहा आप शिकायत कर सकते हैं, तो वो चेक करेंगे मुतलका पेट्रोल पंप पे तेल था
अगर तेल था तो उन्होंने आपको नहीं दिया तो उसे सील खुद कंपनी उसको उसकी जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर देती। तो राइट्स तो मौजूद हैं आवाम के पास। राइट्स मौजूद हैं बिलाल भाई, बिलाशुबा मौजूद हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि इन मामलों से कोसों दूर है, और जो जानते हैं वो इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, इससे आगे वो बेहतर चले जाएं। हत्ता कि ऐसे भी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि भाई आप हम आपका मसला सुनने आए हैं, आप सुनाएं, आप बात करें हमसे। वो कहते हैं यार टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम आगे से करवा लेते हैं। तो जब आपके पास वक्त नहीं है, जब आपके पास अपना मसला उजागर करने का वक्त नहीं है, जब आप अपनी खुद की आवाज़ नहीं बनना चाहते, तो कौन आपकी आवाज़ बनेगा? आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। अक्सर मामलात हमारे इसलिए भी ख़राब रहते हैं कि हम उनकी शिकायत ही नहीं करते हैं, हम उनको डाल देते हैं कि कोई दूसरा कर देगा। मतलब कि मेरे मोहल्ले का कोई इशू है, मैं उसको नहीं उठाऊंगा, मैं कहूँगा जो दूसरे मोहल्लेदार उठा देंगे। हालांकि मैं भी उसी मोहल्ले का इलाका मकीन हूँ, अहले मोहल्ला में मैं भी शामिल होता हूँ। तो ये जो हम दूसरों पर बात डाल देने वाली है, या देरी का जो हम करते हैं कि बाद में देखी जाएगी, फिल वक्त इसको छोड़ दें, ये बहुत बड़ा अंसर है सोसाइटी में खराबी का, जो कि एक्शन नहीं लेने देता किसी को भी। और मेरे ख्याल में हमारे राइट्स में ये आता है कि हम मुतलका पहले तो इंतजामिया को लिखें एक लेटर, या उनके ऑफिस जाके बता के आएँ। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर मौजूद है, पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल साहब, आप खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? मैं हाफिज मुनीब बात कर रहा हूँ समनाबाद से। जी हाफ साहब कुछ कहना चाहेंगे या आप हाँ कोई जी, सवाल मैं करें? कहना ये चाहता हूँ कि आपने फोकस किया होगा कि आटे का बहरान है। भाई बात ये है कि जो अब डीसी साहब आज बड़े एक्टिव हुए हैं सुबह से जी जी कि इसको किस तरह खत्म किया जाए। मेरी तजवीज ये है जी जी कि जब किसी मिल्क का वो कंटेनर निकले, जी वो किसी एक जगह पे मौजूद ना हो, मसलन एक सपोज कि नसारगुनी में दाखिल होना है उसने, नसारगुनी बहुत बड़ा एरिया है, जी बिल्कुल। थोड़े थैले गली नंबर 1 पे दे दे, फिर सेंटर में चला जाए, फिर एंड पे चला जाए, जी ताकि वो जो है ना नजदीकी लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके। चल जी हाफ साहब। नंबर पे जी जी दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है जिसपे किसी की अभी तक नजर ही नहीं पड़ी, वो जो ये तंदूर मालकान जो है ना, वो सस्ते आटे वाली लाइन में अपने बंदों को लगा के वहां से आटा कलेक्ट करते हैं सस्ता, और रोटी महंगी बेचते हैं। सही हो गया। ऐसे अगर इनको मतलब किया जाए तो इसमें कंट्रोल हो सकता है। अब जो मिलों वाले हैं ना, बड़ी मतलब उन पे उनको बड़ा टाइट किया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो फूड डिपार्टमेंट है, डीसी साहब ने भी किया हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक चीज देखने वाली है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे भी जरा नजर डालें। आपके पॉइंट आ गए हैं दोनों मेरे पास हाफिज मुनीर साहब। आपका जो दूसरा पॉइंट था वो बड़ा वैलिड है तंदूर वाला, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में हमें मेरे ख्याल में इस पे अंदर हम भी एडवाइस दे सकते हैं एक शहरी होने के नाते कि डीसी फैसलाबाद ये कर सकते हैं, जो सस्ता आटा है वो डायरेक्ट तंदूर वालों से कुछ एक लिस्ट ले लें तंदूर मालकान से, उनको पहले की तरह, पहले भी ये होता रहा है, प्रैक्टिस होती रही है, प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो इस आटे को पर नजर ना दौड़ाएं और यहां से इस चीज को हम कैटर करके कम कर सके। एक ट्रक 2 ट्रक उनको दे दिए, 2-3 मिल वाले उनको सप्लाई करें। तो ये इनकी बात ठीक थी, लेकिन इसका रुख थोड़ा सा ठीक कर लें। लेकिन आवाम नोट करिए, बड़ी अच्छी चीज है। और जो एक उन्होंने टाउन के हवाले से बात की, मेरे ख्याल में इस पर वापसी पे बात करते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। कॉलर की मैं अगर बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो निसार कॉलोनी का जब जिक्र करें तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी एक मशवरे हैं, जब लोग बहुत सारे देते तो हम उसे कोलैबोरेट करें तो एक आइडिया बन जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर ये जैसे कह रहे थे 14-14, 15-15 थैले एक गली में दे, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मसला फिर भी स्टिल स्टैंड करेगा। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, 2-2, 3-3 मोहल्ले के ऐलान करवा देगा, आज 1, 2 और 3 नंबर गली के अंदर आटा दस्तयाब होगा, कल को ट्रक जो है वो 4, 5, 6 एक इलाके को 3-3 या 2-2 दिन दे दिए जाएं, तो मेरे ख्याल में हम इसे एटलीस्ट क्लियर करते जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का भी जवाब यहाँ सही है कि 3-4 दिन बाद फिर जाके वहाँ एक नया मसला दरपेश आ जाएगा, जो सबसे अहम मसला होगा कि वो दोबारा से शॉर्टेज के अंदर आएंगे जब दूसरे इलाके में जाएंगे। तो हम कोलैबोरेटली एक जगह लगाते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वो आके, इस वक्त सब मेरे ख्याल में ज़रूरत के मुताबिक लोग चाहते हैं लेना, तो वो ले सकते हैं आटा। तो लेकिन इसके साथ ही जब आटे और हमने बात की ख़ास तौर पर पेट्रोल की, पेट्रोलियम मसनूआत की, तो एक बड़ा मसला इस वक्त जो दरपेश है वो है सियासत का, जो पाकिस्तान का सबसे
मेरे ख्याल में हॉट कप ऑफ टी है जो हमेशा हर कोई चाहता है कि उसकी चुस्कियां लेकर पी जाए, तो वो इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक बहुत अहम फैसला आया है कि इलेक्शन करवाए जाएं 90 रोज़ के अंदर। क्या मुस्तकबिल होगा, क्या इस फैसले को मुहरकात हो सकते हैं या फ़वाइद हो सकते हैं, किसको होगा फ़ायदा, किसको होगा कितना नुकसान, कौन चाहता है इलेक्शन की तरफ जाना, कौन चाहता है नहीं जाना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से कौमी असम्बली के अंदर वापस भी जा चुकी है। जो बाकी हल्के 16 और 19 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके ऊपर भी गुज़िश्ता रोज़ मियां फ़रख हबीब ने हमारे रिपोर्टर उमैर अजमत से बात करते हुए ये कहा था कि हम उसके लिए भी अदालत में जा रहे हैं। तो फिर ज़िमनी इंतखाबात कहाँ तक मुलतवी होने के इम्कानात हैं या ये कैरी ऑन होंगे? सिचुएशन बड़ी गहमा गहमी के अंदर है। मेरे ख्याल में कुछ रोज़ बड़े अहम होंगे और ख़ासतौर पर आवाम देख रही है, लेकिन आवाम के पास जाएँ तो आम एनॉय नज़र आ रही है, हर एक से कुछ उकताई हुई है, क्योंकि उनके लिए कोई बात इस वक्त करने वाला नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। आपके साथ जफर डोगर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सिटी 41 के हेड हैं, सबके साबिक सदर फैसल प्रेस क्लब भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब आपसे अगर इसके ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में नाज़रीन को मालूमात मिल सकती हैं। क्या देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट का कल का फैसला किस हद तक असरअंदाज होगा और कितना अहम फैसला है वो? बिलाल, मेरा ख्याल इसके खिलाफ हुकूमत शायद सुप्रीम कोर्ट में चली जाए अगर वो इलेक्शन रुकवाना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा कि पंजाब और केपी के गवर्नर्स जो थे उन्होंने एक मुलाकात की और उसमें ये उनके दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग पाई गई कि फौरी तौर पर इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो बज़ाहिर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो ख़ुद अदलिया ने अमला देने से इनकार कर दिया था जी। और उन दिनों में इम्तहानात भी चल रहे होंगे, अगर फौरी इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो महकमा तालीम का अमला भी नहीं आप ले सकेंगे। इसके साथ साथ जो मरदमशुमारी की वजह से भी मसाइल हैं। फिर मुसल्लह अफवाज ने भी अमला देने से इनकार किया है। वो कहते हैं कि हमारे सैलाब है, दहशत गर्दी है, बहुत सारे इश्यूज हम डील कर रहे हैं, तो हमारे पास वो है नहीं चीज़ें। तो अभी मेरा ख्याल इन्हीं वजूहात को लेके अमन अमान का इशू वो सारा, तो मेरा ख्याल वो इसको चैलेंज करेंगे। चलें, ये तो एक अलग बात है, लेकिन फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलचस्प मार के देखने में आएंगे। लेकिन वो जो पीटीआई समझती है कि फौरी इलेक्शन हो जाए तो हम लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाएगी, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, और ऐसा नज़र ना आने की कुछ वजूहात हैं। देखिए 3.5 पौने 4 साल तक जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही, उससे पीछे देखें और उसके बाद देखें। पहले मुल्क जो था वो एक तरक्की की तरफ गामजन था। पीटीआई लाख उसकी वजाहतें दे, लेकिन उसको लाने वाले खुद मायूस हो गए कि वो अभी बाजवा साहब का जो इंटरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि मतलब अगर ये पार्टी रहती तो हमें लगता था फिर मुल्क नहीं रहेगा। वो कहते थे अगर मैं इनकी बातें मान लेता तो मैं बहुत अच्छा होता। हाँ, तो वो हालात ही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी नाराज़ की हुई, ऐसे ऐसे तबसरे कर करके अनकॉल्ड फॉर आप दोस्त ममालिक नाराज़ कर चुके हैं, आलमी सतह पर आइसोलेशन का शिकार कर दिया मुल्क को। अंदरून मुल्क जो है आप कर्ज़े इतने ज़्यादा लिए गए कि पाकिस्तान की तारीख़ के कर्ज़े सारे एक तरफ और इनके दौर के एक तरफ। तो वो मामला इस तरह के हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पीटीआई की तरफ से और माहरीन की तरफ से की जाती हैं, हम नहीं कर रहे, सबके सामने चीज़ें। सर पीटीआई पलटून को शायद वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पता ही नहीं है, मुझे लगता है कि बस अपने शहर की सियासत ही पूरे दुनिया की होती है। वो सिर्फ गालियाँ देना शायद जानते हैं। अभी आप देखें कि जब उन्होंने ये जो कह रहे हैं जी हमें कोरोना पड़ गया जी, कोरोना की वजह से, अभी कोरोना की वजह से बिलाल आप देखें कि एक इनको फ़ायदा भी तो हुआ है ना। बहुत फ़ायदा ये हुआ कि एनर्जी कंजर्वेशन हुई। अब देखिए कितनी पूरे मुल्क का अगर लॉकडाउन करते हैं तो अगर वो फ्यूल भी तो बचता है ना, बिल्कुल, फ़ज़ा भी तो साफ़ होती है। कितना आप देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना नीचे आ गया। यूँ लगता था कि जैसे कुदरत ने ये फ़ज़ा को कुदरती तौर पे साफ़ कर दिया, जो कि इंसान उसे तबाह करने पे तुला हुआ है। माहौल को अल्लाह ताला ने वो उसको ठीक कर दिया। अच्छा, फिर लोग घरों में ठहरे, रुके,
एनर्जी इतने दिन के लॉकडाउन जो थे उसकी वजह से फ्यूल आपका, दूसरी दीगर मसनूआत, उस पर ट्रैवलिंग पे, बाकी जितने आपके अखराज, बचत भी तो हुई। अच्छा, कारोबार मुतासर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम आदमी को तो कोई इतना लॉस नहीं हुआ था, बिल्कुल सही। कोई ऐसा सिस्टम। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट तो आपने रोकी नहीं थी, बहुत अच्छी चलेगी वो तो आप। वो तो चल रही थी। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हम कहते हैं कोरोना की वजह से ये हो गया। अच्छा, जो पैसे आप दे रहे थे लोगों को, वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में पहले भी जा रहे थे। डॉक्टर्स को तो अभी तक नहीं मिले वो। हाँ, वो अच्छा, वो पहले भी जा रहे थे ना, मतलब आपने कोई नई स्कीम वो तो तो नहीं पहले शुरू की थी? कोई नया नहीं आया था। एहसास कफालत प्रोग्राम या ये जो उस वक्त दे रहे थे, तो वो ये तो ऑलरेडी बेनजीर भुट्टो साहबा की स्कीम उनके नाम से जो जारी थी, तो ऐसी बात नहीं है। कर्जे जो पहले बहुत ज़्यादा चढ़ा दिए, तो मईशत जो, हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, जब एक चलती हुई एक हुकूमत को गिरा के जो नए लोग जो जब उनको लाने वाले वो खुद मायूस हो गए, तो किसी और को ये कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। तो वो लोगों को बातें भूली तो नहीं, जब भूली नहीं, और जब नून लीग का बयानिया आएगा कि जनाब 2014 से शुरू करें ना ज़रा, कि जब आप चलती एक मईशत को बेड़ा गर्क कर दिया आपने, चीनी सदर का दौरा मनसूख करने से काम शुरू करवाया था, और फिर आगे से आगे वो चलता रहे सिलसिला, तो वो जो बयानिया उनका आएगा, तो काउंटर नैरेटिव जो होगा, तो फिर पीटीआई को उसकी बहुत सारी जवाब तो देना पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे अभी एक ट्रेलर दिखाया उन्होंने कि वो कितने कितने लीडर उनके कितने कितने महीने, कितने हफ्ते जेल में रहे, कितने सैकड़ों दिनों जेल में रहे, तो वो तो आ रहे थे आराम से, और ये 2-4 दिन तो ये इनकी चीखें नहीं खत्म हो रही। शहबाज गिल भी कह चुके हैं कि जो मैं 17-18 दिन रह के आ गया हूँ, 40 दिन रह के आया हूँ, 2 दिन बाद आके आपके बाकी लोग रोई जा रहे हैं, तो एक दूसरे खुद बकायदा गुरिश्ता दे रहे हैं ना, इनको पता चल गया ना कि जेल क्या होती। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आसिफ जरदारी एक ऐसे सियासतदान है पाकिस्तान के जो 11 साल जेल रहे। दिलचस्प बात यह है कि आज हर बंदा मुंह उठा के तनकीद तो कर देता है। उम्र क्या है तकरीबन? मुझे ये बताएं कि कोई पाकिस्तान की तारीख का कोई एक सियासतदान बता दें, उनके घर की अदालतें तो नहीं, नवाज शरीफ की अदालतें थी, मुशर्रफ की अदालतें थी, मुखालफ ही थे ना दोनों। 11 साल जेल काटी हो जिस शख्स ने, और कोई अदालत एक जुर्म साबित ना कर सकी हो, आप फिर भी करप्शन करते रहे उसके बारे में, तो उसने तो बड़ी हिम्मत से काटी थी। सुने भी आ रहे हैं आप, ठीक है। अभी शेख रशीद साहब कह रहे थे मेरी दुल्हन, ससुराल और पता नहीं क्या कुछ होता, जेल और हथकड़ी, तो धक्का पड़ा, सीधा कांस्टेबल के सीने से लग कर रोने लगा। वो बड़ा बहादुर जो बनता था। मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से, लाहौर हाई कोर्ट में पेशी होती थी आप कोर्ट रिपोर्टिंग आसिफ जरदारी की, मैं कोर्ट रिपोर्टर था, तो आसिफ जरदारी को भी यूं धक्के पड़ते थे और वो यूं पीछे मुड़ के देखते थे, और बड़ा हमें भी अफसोस होता था कि यार एक दूसरे सूबे का सियासतदान है, एक तो क्या उसका एहतसाब उसके सूबे में नहीं हो सकता, ये भी ज्यादती थी। जो अब कहा जा रहा है एक कुछ के आप इसका मुकदमा सिंध में क्यों किया गया, जो जरदारी साहब को उन्होंने कत्ल की धमकियां दी कि आपने करवाया, एक इल्जाम जो उनको। अच्छा, वो मतलब ये था कि मतलब एक बंदा इतनी इस्तकामत के साथ कि उसके मुखालफिन दाएं बाजू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हमीद निजामी के भाई मजीद निजामी साहब, जो कभी भी जिनकी पीपल्स पार्टी से नहीं बनती थी, वो भी उन्हें मर्द हुर कहने पे मजबूर हो गए। मैं यहाँ से सर एक ब्रेक का वक्त है, मर्द हुर इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे। इस वक्त करंट सिनेरियो है कि वो आने वाले दिन किस हद तक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये महीना क्योंकि आगे मार्च के एंड पे रमजान मुबारक का आगाज़ होना है, तो उससे पहले चीज़ें वाइंड अप होती हैं हमेशा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सियासत के ऊपर बात करें कि सियासत इस वक्त पाकिस्तान की ये ऊंट किस कर पर बैठता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त स्पेसिफिकली कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आपने बात बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नाम है, फॉर एग्जांपल हम ले लें फैसलाबाद में फ़रख हबीब है, वो पार्टी की, मैंने एक प्रोग्राम बाकायदा किया, पार्टी ने बड़ी मुखालफत की, शेख खुर्रम शहजाद और ख्याल अहमद कासो के खिलाफ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का एक बड़ा अंबाल लगा दिया। फिर गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ वहाँ झगड़ा हुआ एक मजहबी जमात के साथ, लेकिन उसके बाद अगर फैज़ुल्लाह को मौका के हल्के में आ जाए, वहाँ भी 20 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। शहबाज गिल का नाम आने पर सब उनके खिलाफ हो गए। उसके बाद एक लिस्ट सामने आती है जिसपे वो पॉइंट्स दिए और वो कुछ कमेंट्स, उस पर भी सारे फैज़ुल्लाह को बोल रहे हैं कि आपने कमेंट दिए, और वो आगे से सफाइयाँ दे रहे हैं मैंने नहीं दिए, मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन सर इनके मुकाबले में पाकिस्तान से नून मेन गढ़ और मेन उनका ये हल्के थे, लेकिन वो भी स्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए शायद ये लोग ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे एज कम्पेयर टू फरक हबीब के आबद शेर अली कुछ बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो जिमनी लड़ा था उसमें कुछ ना कुछ मुकाबला करते नजर आए, तो वो इस पोजीशन में है कि शायद कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर जाए। बाकी दो हल्के कुछ डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, यही मैं कहूँगा कि एक कमेंट्स का तो मुझे बिलाल, वो मैंने भी रिपोर्ट देखी जो सोशल मीडिया पे थी। अच्छा, मैं इनका जो क्राइटेरिया है खान साहब का, उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अभी जो आजकल चल रहा है ना जी के टिकटें भी दे देंगे जी, जिसकी रैली सबसे बड़ी उसको ये अभी महबूब आलम सिंधु हमारे हल्के से, वो उनके बारे में लिखा जी 2 बार हारे होंगे भाई, लेकिन हार जीत तो होती है। लेकिन 4 साल तक उस बंदे ने ये सारा जब से ये इनको उतारा खान साहब को, उसने जितनी रैलियां निकाली या जितने बंदे लेके गया, जितनी सारी एफर्ट और पार्टी के साथ दिन रात एक किया, वो किधर जाएगा सर? कहीं मैं एक और चीज ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी और रैली, एक बंदे ने एक दिन रैली मैनेज कर ली तो बाद में कहेंगे पता नहीं वो उसको दे दें टिकट। देखना तो ये है कि ओवरऑल कैसे। अच्छा, बाकी भी जो आपने ऑब्जर्वेशन आपने कही कि मुस्लिम लोगों के बारे में दी है, हाँ अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की रिप्यूट को नुकसान पहुँचाया। उसमें आपके सामने अभी जो नाम लिए गए उनके बाकायदा करप्शन के इल्ज़ाम हैं। किसी का भाई, किसी का कोई खुद नौकरियां 2-2 लाख में आधारों में बेची, और जिस तरीके से इन्होंने पार्टी को गंदा किया है, तो ये लोगों के ना सिर्फ पार्टी इससे डैमेज होगी, बल्कि इससे पीटीआई के वो इमेज जो ये कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ, तो इन्होंने साबित किया कि ये करप्शन के ना सिर्फ ये के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप पूरे आप पिक्चर्स देखें जो भी इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे फैसलाबाद में, एक एक को सामने रख के देख लें कि कितने कितने संगीन इल्ज़ाम हैं, तो ये किस तरह आवाम में दोबारा जाएंगे। अच्छा, महबूब आलम संधू पर थोड़ा डिस्कस कर लें तो एक और भी है कि वो आजकल कहीं ना कहीं फैजुल्लाह कमोका की तस्वीर भी नहीं आ रही उनकी किसी बैनर पे, फ्लैक्स पे। अच्छा, और जो मुकाबले वाले हैं वो लगा रहे हैं, तो कुछ इस मामले भी हो सकता है कि उन्हें पीछे बैकफुट पे किया जा रहा है, वो अकेली रैली निकालते हैं, पॉइंट नहीं उन्हें। अच्छा, बल्कि मैं बिलाल जो कि मेरा तो दोस्त भी है, जी बिल्कुल, मैं इसलिए खेलते भी रहे हैं छोटे भाइयों की तरह, तो उनके मुखालिफ भी हमारे अजीज भी हैं, लेकिन हमारे आपस में अच्छा ताल्लुक रहता है कभी। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी कि किसी एक रैली की बुनियाद पे कहा जाए कि ये फलां की रैली बड़ी हुई, तो लेकिन उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, अपना काफ़ी काम किया है, और जितने अपोजिशन में होते हुए भी उसने कोशिश की कि और हमारी सड़कें कई ऐसी थी जो बनवाई, और लेकिन इनका ये खुद उनका जवाब दें जो इक़्तिदार में थे और करप्शन कर रहे थे, उनको भी कोई पूछेगा, उनको भी तो पूछा जाना चाहिए ना कि जो इक़्तिदार में थे इनके एमपी एमएनए, उन्होंने जो जो गुल खिलाए हैं, वो पीटीआई के सारे तस्वर जो इनका शफाफ और नीट एंड क्लीन और पता नहीं क्या कुछ, वो किधर गया सारा? क्या फ़र्क है? मतलब आप क्या कहेंगे कि आपके उम्मीदवारों को वोट क्यों दिए जाएं? मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, सारे तो आपकी तरह हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन आप देखें कि किस किस के एक एक बंदे को पकड़ लें और देखें कि किस पे कितने संगीन इल्ज़ाम हैं। अच्छा, कुछ हल्के सर पेंडिंग भी किए जा रहे हैं वो लिस्टों के अंदर, जैसे जड़ा के अली अख्तर और ज़हीरुद्दीन दोनों ही पेंडिंग हल्का कर दिए हैं, एक तो राय हैदर को कर दिया, जबकि अली अख्तर 105 में आ गए, पीपी 105 में, जो एक बड़ा नया मोड़ है, जिसमें मेरे ख्याल में वहाँ से लूना साहब भी उम्मीदवार हैं, इम्तियाज़ लूना भी उम्मीदवार हैं, वहाँ से और भी 2-3 उम्मीदवार जो मैदान के अंदर उतरे। ये बड़े बड़े बिलाल जबरदस्त मुकाबले होने में आपको बताऊं, ये आपस में हो जाने मुझे लगता है। पिछली दफा वाला जो था ना, कहते हैं कि पीटीआई जीत, वो ऐसे नहीं होगा, यहाँ बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और बड़े सख्त, और नून लीग का ये गढ़ रहा है ये शहर, तो जो शहर नून लीग का गढ़ रहा हो और पिछला दौर दूसरी पार्टी का हो, तो हमारे यहाँ तो रवायत होती कि अगली टर्न उसकी नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ ये चलता है, एक जीत के एक हार, एक जीतता एक अगली दफा हार। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बीच में ये गैप आ गया, अब नून लीग दोबारा आई है, फिर अब केयर टेकर सेटअप, इसका फर्क पड़ सकता है। वरना अभी रिसेंट पास्ट में 3.5-4 साल, बल्कि जब से 2018 से इलेक्शन हुए, सवाए 3 माह हमजा के, बाकी सारी हुकूमत तो पंजाब की सारी उनकी थी, मरकज़ की हुकूमत उनकी थी, पीटीआई की, तो हिसाब से तो इनसे लेना पड़ेगा ना कि भाई आपने किया क्या। सर राणा साहब वाले हल्के तो मजबूत है, दोनों एमपी एमएनए। अच्छा, ये बिलाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ नीचे बड़ी है गहमा गहमी, बड़ी हलचल अभी इंशाल्लाह आपका जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें भी डिस्कस करेंगे
ये बड़ा पूरा एक एक हल्के को लेकर तो बहुत जरूरी है जैसे इस आप वक्त चले। अपना- लोगों की नजरें इस वक्त सब इस पे। आपका बड़ा माशाल्लाह एनालिसिस होता है, वो सारी एक एक हल्का बार तज्जिया करेंगे, फिर देखेंगे उसमें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है ना पीटीआई के लिए ना नून लीग के लिए। बहुत ये अब कड़वा घूंट बन ये गया सबके बिल्कुल लिए। एक ऐसे जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड नताइज आ सकते हैं, गैर मुतवक्के किस्म के आ सकते हैं। कुछ नीचे से हाँ। ताजा उम्मीदवार और क्योंकि आजाद के उम्मीदवार तौर पे भी लोग देखेंगे कि उम्मीदवार कैसे हैं। अभी टिकटों के फैसले होने वाले हैं, बड़ी जल्दी मेरे ख्याल चंद दिनों में चीज़ें सामने आ जाएंगे। अगर इलेक्शन जी। जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि करवाएं, तो फिर तो अगले समय एक हफ्ते के अंदर अंदर इनको अपने उम्मीदवार मैदान में लाने अगर पड़ेंगे, हफ्ते 10 दिन में। पाकिस्तान तरीके से एक हफ्ते में ऐलान कर देती है तो मेरे ख्याल में चंद ही दिनों के बाद फिर नून ये लोग कुछ निकलने वाले नून लीग की तरफ भागेंगे कि उधर से टिकट मिल जाए। अच्छा, नून लीग के पास भी जगह नहीं, इनके पास भी जगह नहीं, ये जाना आना किसी ने नहीं। उसकी वजह कि पार्टियों के अंदर अपने मुकाबला बड़ा लगा हुआ है, बॉल और पीटीआई तो बिल्कुल नहीं ले रही, उनके पास उम्मीदवार ही पड़े हैं, और नून लीग के पास भी हैं, कोई ले नहीं रहे किसी को। कोई ले नहीं रहे। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बड़ा मेरे ख्याल में आपकी बात सही थी कि एक एक हल्के पे एक एक दिन का एनालिसिस करें तो कम पड़ जाएगा, लेकिन जब से पाकिस्तान के अंदर सियासत इलेक्शन शुरू हुए तब से लेकर आज तक की पूरी चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी, और इसके ऊपर नुक्ते के नुक्ते ऊपर रख के कौन कितना बरादरी और जाती वोट, पार्टी का वोट, इन चीज़ों को बड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ों को ज़रा बड़े क्लियर कट तरीके से लेकर आगे रखा जाए, ताकि इसके ऊपर फिर ज़रा खुल के खेला जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम का हिस्सा प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरे हिस्से का आगाज़ हुआ चलता है, तो इसके अंदर हम ख़ास तौर पर दोबारा से बात करेंगे आटे के ऊपर। आटे का इस वक्त मसला बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी आ रही हैं, जैसे कि फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं कहीं ना कहीं हड़ताल क्या सोच रहे हैं। तंदूर मालकान को आटा महंगा मिल रहा है, तो वहाँ अगर वो कह रहे हैं ट्रकिंग पॉइंट से इनको आटा जाता है तो महंगी रोटी क्यों बेच रहे हैं। गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस कैसे कर रही है या कर नहीं पा रही। सेक्रेटरी फूड के हवाले से बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका इजहार किया जा रहा है स्पेसिफिकली। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। पहले शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं कायमा कमेटी फ्लोर मिल्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जबकि इसके साथ साथ सदर भी हैं जो सुपर मार्ट एसोसिएशन है, जबकि साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल मालकान एसोसिएशन भी रह चुके हैं। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या है ये आटे का मामला, किस हद तक बेहतर हुआ है, कितनी बेहतरी की तरफ जा रहा है, कितना आटा दस्तयाब है इस वक्त, कितना दे रहे हैं, कितनी गंदम आपको सप्लाई हो रही है, ये पहले आवाम को क्लियर कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपने इस हार्ड टॉपिक पे मुझे आज मदऊ किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहले फैसलाबाद के लिए इसके बारे में ब्रीफिंग देना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होता कि गंदम कितनी आ रही है और कितनी गवर्नमेंट जो है ना वो आटा सब्सिडाइज दे रही है। फैसलाबाद के हवाले से मैं स्पेशली बात करूँगा, तो फैसलाबाद में आपने जनवरी स्टार्ट में देखा होगा कि थोड़ा सा बहरानी कैफियत थी, लेकिन उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन कोटे के लिहाज से गंदम रिलीज़ जो है वो हमें पिंडी से भी कम हो रही है। अब देखिए, हमें 17,000 बोरी मिलती है, जिसके एवज हम 1,20,000 बैग 10 kg वाले मार्केट में सप्लाई करते हैं, जिसमें ट्रकिंग पॉइंट भी हैं 50 के करीब और बाकी जो 1200 कुछ शॉप्स भी हैं। जबकि पिंडी तीसरा बड़ा शहर है पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का, तो उसको 50,000 बोरी मिल रही है। आप इमेजिन करें कि कहाँ 17,000 बोरी और कहाँ 50,000 बोरी। तो हमारा शुरू से जो मुतालबा होता है कि फैसलाबाद को उसकी आबादी पॉपुलेशन बेस जो है ना वो कोटा दिया जाए, ताकि कोई बहरानी कैफियत ना हो। पिंडी को शायद कैपिटल का भी मिल रहा हो। नहीं, इस्लामाबाद का अलहदा, उसके इस्लामाबाद की जो मिले हैं उनको अलहदा मिल रहा है, लेकिन हमने फिर भी अपनी जो लोकल इंतज़ामिया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब इससे पहले वाले जो थे उनकी भी बड़ी काइंड शफकत थी, अब जो नए आए उन्होंने भी बड़ी अच्छी इसको मैनेज कर रहे हैं। साथ एडीसी जी साहब उनको देख रहे होते हैं, एडीसी हेडक्वार्टर देख रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, मैं बिलखसूस उनका जिक्र करूँगा, अमानुल्लाह सुमरो साहब, उन्होंने आके इसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया है। बहुत सारे जो बोगस दुकानदार थे उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी यहाँ कमी कोताही थी, हमें भी छोटी मोटी सजा या जुर्माने हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह था कि हमारी मिलों ने बड़ा मैं समझता हूँ साथ दिया है कि एक एक मिल के 6-6 ट्रक गवर्नमेंट ने कहा तो हमने लगाए हैं।
हालांकि एज पर पॉलिसी जो है वो हम मिल गेट पे आटा देने के पाबंद होते हैं, लेकिन अपनी शहर के लिए, अपनी आवाम के लिए ये मिलों वालों का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने अपनी पॉकेट से ये सारा मैनेज करके लोगों की दहलीज तक और सहूलत बाजारों तक आटा दिया है। फैसलाबाद में ना पहले बुरान था और ना अब बुरान है, और ना मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर जो नई क्रॉप है वो मार्केट में आने वाली है, तो ये जो एक था प्रेशर के जी गंदम कम है, तो वो मैं समझता हूं कि ठीक हो गया। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत को, फेडरल हुकूमत ने जो है वो 3 लाख टन जो है ना वो अजाफी गंदम भी जो उन्होंने इंपोर्ट किया है वो देने का ऐलान किया है, तो उससे मैं समझता हूं कि मजीद मार्केट में बेहतरी आ जाएगी। अच्छा वज़ीरा केयर टेकर सीएम की जानिब से भी कुछ तादाद बढ़ा दी गई थी कोटे की, ताकि जो अवेलेबिलिटी है, मसनूई किल्लत है, उसको थोड़ा सा कैटर किया जाए। क्योंकि फिर शहर फैसलाबाद में हमने देखा कि जो ख़ास तौर पे कलीब शहीद वाला एरिया था वहाँ बहुत ज़्यादा ये मसला बन गया था। एक दिन हमने देखा लोगों ने टायर जला के रोड ब्लॉक किए, लेकिन अब चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं, ट्रक ज़्यादा लग गए हैं, लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, बल्कि झंग रोड वाली साइड पे लोगों को अवेलेबिलिटी है, ट्रक खड़े हैं, लोग खरीदने वाले अब कम, मतलब थोड़ा डिफरेंस पड़ गया, अब थोड़ा सा सुकून हो गया। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमारा जहाँ तक मजमूई तौर पे एक मुआशरे का रवैया होता है ना, उसका बड़ा एक रोल है। जैसे हम हाइप क्रिएट करते हैं ना जी, वो कोई फलां चीज़ ऊपर जा रही है, पेट्रोल है तो लोग टैंकी बनाना शुरू कर देते हैं, डॉलर है जिसका कोई कंसर्न नहीं है वो खरीदना शुरू कर देता है, सोना है जिसके पास ज़रूरत के लिए तो लें लेकिन स्टॉक के लिए ना ले। इसी तरह कुछ इस तरह का एक मैं समझता हूँ कि एक ट्रायल हुआ। मीडिया तो उसमें नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मीडिया की भी मजबूरी है, जब खबर होगी तो वो तो देंगे। तो लोगों को ये था कि शायद अमूमी तौर पे जनवरी फरवरी में आटे की किल्लत का सामना करना पड़ता है तमाम दही आबादियों को भी और शहरी आबादियों को भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बर वक्त जिस तरह आपने पहले कहा कि पिछली गवर्नमेंट नहीं, जैसे वो परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही 26,000 कर दिया था। फिर जो नया सेटअप आया इंटरम, इन्होंने भी उसको कंटिन्यू किया, कट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी अच्छी पॉलिसी थी और दानिशमंदा फैसला था, और इन्होंने उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा है। और आगे आने वाले दिनों में मैंने ये सुना है जो महकमा खुराक के हैं अफसरान कि ये इसको अप्रैल तक लेके जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे कोई आटे का बहरान नया नज़र नहीं आ रहा। तो फैसलाबाद की फिर दोबारा मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हमने 50 के करीब ट्रक पॉइंट रखे हैं, और जिस तरह आपने पहले बताया कि झांग रोड, यहाँ रियाज शाहद चौक, फिजान मदीना, मॉडल बाज़ार, और इस तरह जो मेन जहाँ पे कैटर आबादी है वहाँ पे हमने 6-6, 7-7 गाड़ियाँ लगा दी हैं। आपने जो पॉइंट आउट किया था कलीम शहीद पार्क का, वाकई वहाँ पे वो इशू था। वहाँ पे ये इशू था कि वहाँ पे आटा तो ज़्यादा था लेकिन गाड़ियाँ कम थी। फिर हमने उसकी स्ट्रेटेजी तब्दील की कि हमने उसको कहा कि जहाँ पे 6 ट्रक है ना उसको 10 कर दें, ताकि लोग स्कैटर्ड होकर मुख्तलिफ जगह से काउंटर से लें, और उसको आटे का फ्लो बेहतर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह के आज के दिन तक फैसलाबाद में आटे का कोई बहरान नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में होगा। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो डिफरकारी होती हैं, जो मिलों के साथ ना रवैया सलूक है और दीगर उसमें मामला आता है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर को, जिसमें मैं समझता हूँ कि पहला स्टेक होल्डर फ्लोर मिल वाला है, उसके बाद महकमा खुराक है, तीसरे जो है हमारी इंतजामिया, और चौथा हमारा मीडिया, इनको मिलकर अगर काम करेंगे तो कभी भी इस तरह की बहरानी कफियत नहीं होगी। अच्छा, कुछ आटे के हवाले से ये भी हुआ, मतलब एकदम एक बड़ा बूस्ट आई, आपकी बात सही है, हर जनवरी फरवरी में होता है, लेकिन क्या हमें चाहिए नहीं कानून में कुछ चेंजेस हो, जो घरों से ज़बरदस्ती गंदम उठानी और उठा के फिर लेके सेव करनी। गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे मेरा लगते हैं वसाइल, अजाफी गोदाम लेने पड़ते हैं, जगह लेनी पड़ती है, स्टॉक करनी पड़ती है, बहुत सारे तरसीलात के निज़ाम लगते हैं। एज कम्पेयर टू जब किसान रखता था तो किसान 6 महीने बाद बेचता भी था, तो उसके अंदर 9 महीने बाद भी अगर बेच लेता था तो उसमें 500 रुपया मैक्सिमम भी डाले तो 500 रुपया ऐड करता था। अगर 1800-2200 की गंदम थी तो वो 2600-2700 की बेच देगा। इस वक्त 5000 क्रॉस कर गई है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अपनी स्टॉक की हुई गंदम के बाद जो बाहर जिनके पास है फिर वो इसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह अभी हम कहते हैं कि जो साल गुजर गया उसको ना डिस्कस करें, बिल्कुल सही, आने वाली प्लानिंग करें। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं ये समझता हूं कि बड़ी हमारी हुकूमतों की नाकामी है, क्योंकि ये 18वीं तरमीम जब हुई थी उसके तहत ये आटे का जो इशू है, जो खुराक है, ये सूबाई मैटर बन गया था। बिल्कुल। अब सिंध ने अभी परसों कैबिनेट ने दोबारा अप्रूव कर दिया कि वो 4000 रुपये फी मन जो है ना वो नई जो फसल है वो खरीदेंगे। पंजाब अभी तक ये फैसला नहीं कर सका, ये कह रहे हैं कि 3000 से 3200 रुपये लेंगे।
तो अब देखें जब 800 रुपया फी मन और 2-2,500 रुपया फी बोरी का फर्क होगा तो आपका जो साउथ है वो तो वहां मिलेगा से नहीं। गंदम जो है तो वो कराची चले जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसके लिए बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतनी गंदम अभी भी है और पैदावार हो सकती है, हुई है, होने वाली है कि हमें मकामी गंदम से ही हमारा साल गुजर सकता है, लेकिन अगर उसको बेहतर कलेक्शन कर लें और उसके बाद उसकी बेहतर तकसीम कर लें। अब देखें कि ये बात जो मैं करने लगा हूं बिल्कुल ऑन एयर है, मेरे कुछ जो बरादरी के दोस्त हैं, फ्लोर मिल ऑनर्स हैं, शायद उनको ये बुरी लगे, लेकिन अवामी जो कहते हैं उनकी खिदमत के पेश नज़र मैं चाहता हूं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट आज ऐलान कर दे कि हम जी 4,000 रुपये फी मान लेंगे, ठीक है, मिलों वाले भी ले लें, महकमा खुराक भी ले लें, और अगर एनीबॉडी को जो पहले स्टेक होल्डर थे वो रख लें, लेकिन हम इशू इस रेट पे करेंगे। आटे का एक ब्रांड होगा, एक नाम होगा, तो इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। फिर देखें, मैं आज बात रिकॉर्ड पे ले लें, आज गवर्नमेंट ऐलान करे कोई बंदा गंदम नहीं रखेगा, ना इसकी ट्रेडिंग होगी। जब मुझे पता है कि मैंने एक चीज 4,000 की लेकर रखनी है और वो 4200 रुपए की बिकनी है, ये 5,000 की नहीं होनी, तो वो कोई भी उसके ऊपर खर्चा नहीं करेगा, नहीं गोदाम खर्च में करेगा, लेगा, किराए पे और नहीं ये भी लेगा। थोड़ा सा कम करें। जैसे अभी कुछ हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये ज्यादा रुझान है कि हमने फाइन आटा खाना है या फाइन क्वालिटी का खाना है। तो अभी जो गवर्नमेंट की रेशियो है ना वो है 70% वो हमसे आटा लेते हैं, 20% हम उसका फाइन या मैदा बनाते हैं, 10% हम उसमें से चोकर निकालते हैं, ब्रान। अगर इसको जरा कंसिडर कर ले गवर्नमेंट तो उसको 12 से 14 कर ले, और जो है मैदा उसको 20 से 25 कर ले, ताकि मिल वाले का भी एक, हमें चूंकि ग्राइंडिंग चार्जेस नहीं देते, हमें उसकी मद में वो पैसे मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में क्वालिटी हो, एक पूरे पाकिस्तान में रेट हो, सिंध में भी हो, सरहद में भी हो, बलोचिस्तान में भी हो। ना तो यहां से आटा स्मगल होकर जाएगा, ना यहां से गंदम स्मगल होकर सिंध जाएगी, ना बलोचिस्तान जाएगी। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं जी ये तो मेरी प्राइवेट है। अब देखो अभी जो एक्सपीरियंस हुआ ना, आपकी बात से मैं इतफाक करता हूं कि 5,000 क्रॉस करके अब वापस कम बैक 4,000 या 4100-4200 रुपये आई है। उसका फैक्टर ये था कि दही एरिया में लोगों जिनके पास 5-10 मन 15 मन गन्नक थी, वो उन्होंने वो सेल कर ली, अब वो भी आटे के लिए, ठीक है ना। और इसलिए ये जो दरमियान में डिफरेंस है सरकारी और प्राइवेट आटे का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की नेग्लिजेंसीज होती हैं। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इसको ज़रा कम डाउन करे, तो मैं ये समझता हूँ सारा मसला हल हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं कानून में कुछ रद्दोबदल की जरूरत है, इसका बहुत सर जरूरत बहुत बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश है, और उसमें मैं समझता हूँ कि अवामी मफाद के लिए सारा कुछ है। गवर्नमेंट का उसमें कोई एक पाई पैनी नहीं जानी, सिर्फ एक ऐलान की ज़रूरत है और एक प्लानिंग की ज़रूरत है, एक मैसेज की ज़रूरत है, एक ख़ास पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नए सेक्रेटरी साहब अभी लगे हैं, ज़मान वट्टू साहब, अभी उनकी बड़ी धूमधाम है महकमे में, तो मैं उनको ये मैसेज अपना रिकॉर्ड कराऊंगा, उनको उन तक पहुँचाऊंगा बात कि आप इस किस्म की पॉलिसी बनाएं अगर, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा पंजाब आपको दवाएं देगा, और एक एक दाना आप ले लें, कोई मसला नहीं है। और ये जो होता है ना कि जब सीजन आता है तो पकड़ दकड़ और ये वो सारा कुछ कि एसीज को, जैसे आपने कहा जी कि लोगों के घर कोई उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देखें जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, यहाँ पे आटा जो है वो लोगों की बुनियादी एक ज़रूरत है, बेसिक नीड है, तो उसको पूरा करना भी हुकूमत वक्त का काम है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि नहीं जिसको ओपन छोड़ दें, मैं कहता हूँ ओपन नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हम एक तरक्की पजीर ममालिक में से हैं जिनको अभी इस किस्म की चीज़ों ओपन नहीं कर सकते, वरना वर्ल्ड वाइज तो ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई जैसे आप अभी करेंगे, अभी गवर्नमेंट अपना चेक एंड बैलेंस उठा ले तो ये गंदम जो 6,000 प्लस हो जाएगी। तो इनको बारकैफ सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को मिल बैठ के एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो इसके लिए जैसे आपने जिक्र किया कि ज़मान वट्टू साहब एक स्पेसिफिकली एक पॉलिसी, तो पहले वैसे गला मंडी वाले कहते हैं कि जब तक गला मंडी के अंदर पड़ी होती थी ज़रिए अजनास तब तक ठीक थी, अब वहाँ से चीनी भी गायब करवा ली गई, गंदम भी उठ गई, तो वो चीज़ें महंगी होगी, ज़्यादा महंगी होगी। जब तक वो मंडी में पड़ी होती थी मुकाबले से उसकी रेट गिरते थे, डिप जारी होती थी किसी न किसी। ये देखें ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आपको ये पता होगा कि जो मेरी उसकी फाइनल प्रोडक्ट है ना वो मैंने बेचनी है इस रेट पे, तो यकीन करें कि हमारी आपस में मिलों में कंपटीशन हो जाएगा ना, कि जी उसमें एक फार्मूला होता है कि 10 रुपये कम, 2 रुपये कम कर लो, या फर्ज करें ग्रेडिंग का फर्क पड़ता है कि अगर कोई मिल 15,000 बोरी ग्राइंड कर रही है उसको ओपन कर देंगे, एक 12,000 कर रही है, एक 4,000 कर रही है, तो जो ज्यादा ग्राइंडिंग करेगी उसके
जो प्रोडक्शन चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमारा आपस में बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं जी अपने ब्रांड के मुताबिक आप जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, तो फिर वो आवाम की पहुंच से आटा दूर हो जाएगा। ऊपर वाला जो रेट है एक फिक्स कर दें, नीचे जो ट्रेडिंग है वो उसको क्रॉस नहीं करेगी। जब मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ एक ले ली है तो मैं बेचनी इतने की है, उसमें अपना कुशन रख के मैं खरीदूंगा। और आपकी बात से मैं इतफाक करता हूं कि जब ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी, लेन देन हो जाएगा, पकड़ दकड़ की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। ठीक है। और अगर आप उसको कहेंगे कि मैंने अगला रेट देने नहीं है, पहले मैं चीज़ें खरीदूंगा तो मैं 6 महीने बाद जाके अगला रेट दूंगा, तो फिर आवाम के अंदर एक पैनिक होता है कि ये अभी ये 3000 या 4000 में ले रहे हैं सॉरी, तो क्या हो सकता है कि अगला रेट ये 6000 निकाल दें। तो इससे आवाम में अंदर बेचैनी आती है। तो बेहतर होता है कि आज, पहले क्या होता था, हमारे वफाकी जो हुकूमतें थी उनके अंदर ये लाभ में शामिल था कि दिसंबर के अंदर आके आपने वीट पॉलिसी दे देनी है कि हम भाई ये रेट खरीदेंगे और ये रेट बेचेंगे और ये स्टेक होल्डर खरीद सकते हैं। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से ये मिड मार्च तक पॉलिसी नहीं देते। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में स्टॉकिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखें, एक 5 एकड़ 10 एकड़ वाले किसान से तो आप उठा लाए, तो अगर आप 4000 या एक रेट हेल्दी रखते हैं तो मेरे ख्याल किसान को स्टॉक करने की जरूरत नहीं, वो आपके पास दर पे आके खुद ही दे देगा। जैसे गन्ना होता है, लोग नहीं स्टॉक कर पाते, आपको दे जाते हैं। गंदम स्टॉक करने वाली चीज है, लोग दे जाते हैं, लेकिन जब आप रेट कम निकालेंगे तो लोग फिर स्टॉकिंग की तरफ जाते हैं। उसमें 2 फैक्टर हैं कि एक तो ये है कि जब आप बेहतर रेट देंगे, अभी देखें ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, तो डॉलर की हमें कितनी प्रॉब्लम है। हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, हर चीज़ का उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अगर आप अच्छा रेट दे के किसान को अभी ले लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप प्लानिंग कर लेंगे, मेंटली रेडी भी हो। मेरा ख्याल में ये होना तो वैसे भाई साहब तब जब आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब दिसंबर बुआई की शुरू, हाँ, इसकी बुआई शुरू, ताकि किसान को पता हो मेरे पास 6 एकड़ है जी, मैं इतना रेट मिलना है, मेरा इतना कैलकुलेशन है, तो मैं 4 की बजाय पूरे 6 पे लगा लूँ। ये हमेशा से ये आप कानून की किताबें उठा के देख लें, जो पॉलिसी थी वो दिसंबर में तमाम बैंकों को, तमाम स्टेट बैंक पॉलिसी कहता था कि जी ये वीट पॉलिसी है और ये स्टेक होल्डर हैं, ये स्टॉक कर सकते हैं। उसमें जो व्यापारी हजरात थे उनके पास भी लाइसेंस है, वही बात आपकी फिर आ गई, गल्ला मंडी वाले भी कर सकते थे ताकि ट्रेडिंग हो, लेकिन ऊपर वाला कैप रेट भी बता देते थे। अभी 3-4 साल से ये बदकिस्मती से, और ख़ास तौर से जब से ये 18वीं तरमीम आई है उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों को इसका ख्याल आया, लोग इसके मतलब दूर होते जा रहे हैं। और सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए कि वो, जब अभी देखें ना गन्ना है, जब काश्त होना है कि ज़मींदार ने उसी वक्त कैलकुलेशन निकालनी है कि मुझे गन्ने में प्रॉफिट है, कनोला में है, गंदम में है, जो उसको सूट करे वो करे। और मैं ये समझता हूँ कि जितना रेट अभी जाके कम बैक हुआ है 5000, और हमने 4000 पे 4500 पे हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, और उसकी क्वालिटी भी हमारी मुकामी गंदम की निस्बत 50-50 है, ठीक है ना। तो क्यों ना अभी आज से ही अपना ज़र मुबादला बचाएं और आज ही किसान को बेहतर रेट दे के उससे और देखें, अगर रेट बेहतर करेंगे ना, कोई बंदा अपने घर गंदम नहीं रखेगा। और सेकंड, साथ ही ऐलान कर दें कि हमने जो आटे का रेट होगा कल को ये होगा, क्योंकि कैलकुलेशन निकल जाती है कि ये बिजली है, ये बारदाने के चार्जेस हैं, उसको प्लस माइनस तो आप कर सकते हैं 19-20, लेकिन एक मेन कैप आप लगा दें कि ये करेंगे उसके बाद मैं समझता हूँ कोई बंदा गंदम की स्टॉक नहीं करेगा। अच्छा भाई साहब, बेलाशुबा आप मिल ऑनर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस वक्त बहुत ज़रूरत नहीं है कि किसान को वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाया जाए, कि उसे बताएं कि आपके पास अगर गंदम है तो आटा या इसकी बहुत सारी दीगर प्रोडक्ट, जैसे पूरी दुनिया में ब्रेड बनती है, बड़े छोटे छोटे यूनिट बन जाते हैं, तो किसान को लगाया जाए इस तरफ, या उनको कुछ सब्सिडाइज तरीके से, उनके बच्चे पढ़ गए हैं, बहुत बहुत किसानों के बच्चे पढ़े हैं, आप खुद किसान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मैं रखता हूं, तो बच्चे पढ़ के आगे आ चुके हैं, उनको आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएं। ज़रा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं, इनको मॉड्यूल दिए जाएं कुछ ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ किसान अनपढ़ हैं, तो वहाँ कुछ छोटे छोटे यूनिट, जैसे भारत हमारा हमसाया मुल्क वो कर रहा है, छोटे छोटे यूनिट है 4-4 गाँव के लोग, वहाँ लाके अपनी प्रोडक्ट देते हैं, उसकी बाय प्रोडक्ट लेके जाते हैं। हम बाय प्रोडक्ट के ऊपर गए ही नहीं अभी तक, जिसका बड़ी वजह ये हुई कि हम तरस रहे हैं गंदम को, तरस रहे हैं आटे को, चीजें मौजूद हैं लेकिन खुद ही उसे मिसमैनेज किया हुआ है। अच्छा, उस सिलसिले में मैं गुजारिश करूं कि आपने इंडिया की मिसाल दी, क्योंकि गो के वो हमारा हमसाया मुल्क है, वो भी एक ज़रई मुल्क है। अब देखें, उनके पंजाब की लैंड देखें और अपने पंजाब की लैंड देखें, वो इंडिया से लेके गल्फ़ और गल्फ़ से लेके अफ़गानिस्तान वो दे रहे हैं। हमारी बड़ी अच्छी मंडी थी अफ़गानिस्तान, वो हमने अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से वो लूज़ कर दिया। अब लोग स्मगलिंग तो करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो आपने भी बताया ना कि किसानों के बच्चे पढ़ गए हैं और नई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं ये समझता हूँ कि हम हर रोज़ ये सुनते हैं कि हम कोई मुआशी इमरजेंसी लगाएंगे,
मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, अपने सियासतदानों से, अपने हुक्मरानों से, इस्टेब्लिशमेंट से, आप ज़रूरी पॉलिसी जो है ना उसकी इमरजेंसी लगा दें 5 साल के लिए। जब आपकी ज़रायत बेहतर हो जाएगी, आपको कभी IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको कभी किसी के दर पे जाके भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। आपके पास अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं, आपके पास ज़रखेज़ ज़मीन है, आपके पास पानी है, आप उसको कहाँ नहीं रहे हो, दूसरे मुल्कों में जाके मांग रहे हैं। ये तो मुझे आज तक मंतक समझ नहीं आ रही। मैंने भी पढ़ा, मेरे वालिद ने भी पढ़ा, मेरे दादा ने भी पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। आप मुझे बता दें कोई आज तक पिछले 75 साल में किसी हुक्मरान ने कोई ज़रई पॉलिसी दी है? एक आध डैम जब बन गया, उसके बाद डैमों की उस पर सियासत हो रही है। यकीन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़मीन अभी ऐसी पड़ी है कि जिसको किसी ने टच ही नहीं किया। बिल्कुल सही, बलूचिस्तान वाली हमारी पूरी पट्टी खाली पड़ी है। ये कभी कभी निकालते हैं स्कीमें कि जी ज़रई ग्रेजुएट्स को दे दें। ओ भाई, एक ज़रई ग्रेजुएट जो है उसके पास वसाइल ही नहीं है कि उसको कल्टीवेट कर सके। आप चले जाएं ये बक्कर मनकेरा, जहां आपको देखें सारी दालें आप बाहर से मंगवा रहे हैं। यकीन करें अगर गवर्नमेंट वहां पे तवज्जो दे, हम ये चने की दाल, ये दूसरी दालें जो हैं ये एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाए। एक मुरब्बे के ऊपर आप एक ट्रैक्टर 6 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना के दे दें, वसाइल ना। देखिए अभी जैसे सोलर सिस्टम आ गया, वहां पे बिजली की लाइनें नहीं बिछ सकती, तो आप इस किस्म की चीजें दें कि उधर सब्सिडाइज तरीके से या इन किसानों को किस्तों पे ट्यूबवेल लगा के दें, जिस तरह इन्होंने शुरू भी किया था। लेकिन ये देखिए, ये जो हमारा एरिया ना, ये वजीराबाद से लेके आगे ये विहाड़ी तक, ये तो कल्टीवेट है सारा। जो कल्टीवेट नहीं इलाका उसको टच करें, और ये बड़ी जरूरत है। इंडिया ने क्या किया हुआ है कि एक यूनियन काउंसिल पे एक फील्ड ऑफिसर लगाया हुआ है। उसको ना अपनी प्रोडक्ट बेचने में कोई प्रॉब्लम है, ना उसको पेस्टिसाइड लेने में प्रॉब्लम है। देखें खाद की अभी इस वक्त जो है DAP की बोरी जो 8,000 से भी नहीं मिल रही, 12,000 पे चली गई और महंगी हो गई है। तो इसका जब तक आप अपनी खाने पीने की अशिया खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं पैदा करेंगे, तो आपकी जो है ना वो इंपोर्ट तो कभी बंद नहीं होगी। भाई साहब हम वापस आते हैं। अच्छा, हमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो डिफॉल्ट से बचाए हुए वो भी ज़राअत है, और ज़राअत ही हमें इस वक्त सेव किए हुए है। अगर ज़राअत ना होती तो शायद श्रीलंका से बदतर हालात हमारे हो चुके होते, हमारे रिजर्व्स गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ज़राअत बचाए हुए, लेकिन हम शायद इसके ऊपर फोकस किए हुए नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आटे की इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर, जो सिचुएशन प्रिवेल करी उसके ऊपर बात करें। एक कॉलर यासीन साहब थे, उन्होंने ब्रेक के अंदर कॉल आई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि वो आटा ख़रीद कर गरीबों में तकसीम करना चाहते हैं। बहुत सारे अल्लाह के ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते भी हैं और करना भी चाहते हैं। तो भाई साहब इसके ऊपर कुछ चीज़ ज़रा डिस्कस करते हैं कि एक शख्स उन्होंने कॉल करके कहा है कि मुझे कोई आटा ख़रीदना है और मैं गरीबों में तकसीम करना चाहता हूँ, तो क्या ये सरकारी आटा जो है, इससे पहले भी आपके पास ऐसी चीज़ें आई होंगी मेरे ख्याल, मैंने क्योंकि ब्रेक में डिस्कस हुआ, मैं चाह रहा हूँ आवाम के सामने ये डिस्कस हो, ताकि इसको प्रॉपर, अगर कोई भी ऐसा हमसे रब्ता करता है या आपसे रब्ता करता है, फिर उसका क्या हल क्या है? जी, उसका बेहतरीन हल ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि मैंने एक 100 बंदे को जो ना वो आटा तकसीम कर देना है, तो आपका जो एरिया है ना, फैसलाबाद के जितने बड़े महल्ले हैं या क्राउड एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज़रूरत है आटे की, हमने वहाँ पे ट्रक पॉइंट लगाए हुए हैं 50 के करीब। फ़र्ज़ करें कि लोग मदीना टाउन के सराउंडिंग में होंगे तो फ़िज़ाना मदीना में हमारी 6 से 7 गाड़ियाँ जो ना वो खड़ी होती हैं। इसी तरह वारसपुरे में, इसी तरह आयरन मार्केट में, इसी तरह जंग रोड मॉडल बाज़ार पे हैं, रियाज शाहद चौक पे हैं, कलीम शहीद पार्क पे हैं, छतरी वाला ग्राउंड में है। इधर आप आ जाएँ तो ये मिलत, तो जो उसका नज़दीकी एरिया है उसको ये मैं जो भी दोस्त करना चाहे उसको ये मैसेज है, उनको ये तजवीज़ है कि वो DFC ऑफिस से रब्ता करें। वो क्या करेंगे कि वो उनको वो इलाका एलोकेट करके बता देंगे कि जी आपके नियर बाई यहाँ पे ये ट्रक है। अगर वो समझते हैं कि वहाँ पे आगे 1000 बैग जा रहा है तो एक दोस्त ने 200 देना है, तो वो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, लेकिन वो ट्रक पे चला जाए, तो जो लोग आटा ले रहे हैं उनकी वो पेमेंट करता जाए। यानी कि वो आटा लिखते जाएंगे, कितने थैले बिके होती है वो अमाउंट ले लेंगे उनसे। वो हमें चूंकि एक महकमाना एक हमारी एक जिम्मेदारी है, बल्कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा, मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इसको बड़ा हाईलाइट किया, अवामी रद्द-ए-अमल भी आया कि वो पहले कह रहे थे कि थंब इंप्रेशन तक कर दिया था कि जी आपने फ़ोन नंबर और थंब इंप्रेशन और हार्ड कापी वो लोगों के थंब लग ही नहीं रहे थे, लेकिन उसका बहुत सारे उसके फैक्टर थे, को मिस यूज़ भी हो सकते हैं। तो अभी फिल वक्त ये है कि ट्रक पे जब चला जाएगा कोई दोस्त भी, तो वहाँ पे जो अमला होगा महकमा खुराक का और मिल का होगा, उनको जाके बोल दे कि यार ये लाइन जो लगी इनकी पेमेंट मैं कर दूँ, तो वेरी सिंपल है। लेकिन अगर कोई दोस्त ये ख्वाहिश रखता हो कि वो मेरे घर में आ जाए, डेरे पे आ जाए, तो वो मुमकिन नहीं है।
उसके लिए फिर उसको वो प्राइवेट जो है आटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेरा ये मशवरा होगा कि अगर किसी ने 100 बंदे को देना है तो वो 80 को दे दे, क्योंकि वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ये जो सब्सिडाइज आटा है वो महंगा होगा। तो अगर उसने राह खुदा के लिए देना है और सरेआम देना है तो वो किसी भी ट्रैक पॉइंट पे चला जाए, वहां जाके लाइन के साथ खड़ा हो जाए और वो अमले को बता दे कि जो बंदा आ रहा है उसकी पेमेंट मैं करता हूँ। तो बड़ा या इजी आपने है। दूसरा हाल भी मैं यासिन साहब के लिए ये अच्छा मशवरा है कि आप डीएफसी के ऑफिस चले जाएं, मुतलका गाड़ी जो है जिस भी एरिया में आप लगवाना चाहते हैं, हाँ, आपके जी इस मतलब- इलाके में दे दें, हाँ, मैं अपने एरिया में बांटना मतलब चाहता हूँ, वो- इसके पैसे मैं ऑलरेडी जी, वहाँ पे कर दूंगा। कर दूंगा। लेकिन यह है कि वहां पे स्पेसिफिक फिर ये नहीं हो सकता कि किसी की हवेली में चली जाए, नहीं, किसी बाय के मेन रोड। बे रोड जहां पे चौक होगा, जहां पे आबादी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वहां पे कोई कबाहत नहीं है, वो हमें पॉइंट आउट करे। हम महकमा खुराक के साथ मिलकर पहले भी हमने ये इस तरह के इवेंट किए हैं, तो हो सकता है कि उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक जरा अगला नुक्ता है तांदावाला के अंदर क्या हुआ है, जो मामू कांजन के अंदर कोई सरकारी जो गोदाम था, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉकिंग पॉइंट है, वहाँ कुछ अंधेरे में लाइट चला के, लाइट्स वो मोबाइल लाइट्स और जो भी टॉर्च के साथ कुछ हो रहा था वो मीडिया ने हाईलाइट किया, तो उस पर कमिश्नर साहिबा ने एक्शन लिया, डीएफसी ने एक्शन लिया। अब उसका क्या हुआ क्या, और आप क्या समझते हैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, हमें बहुत सारे खबरें पाकिस्तान भर से आती रही हैं, जनूबी पंजाब से ऐसी चीज़ें आती रही, ये बड़ा अलमिया है कि कोई ना कोई ऐसे काली भेड़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं सबको नुकसान पहुंचा रही होती है, बेशुबा मुअत्तल कर दिए गए हैं, लेकिन सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, उसमें बिलाल भाई मेरी राय ये है बतौर एक फ्लोर मिल ऑनर कि हमें ये साफ़ गंदम दें और हमसे साफ़ क्वालिटी का आटा लें, ठीक है जी। हमें यकीनन इसमें लॉस होता है कि जब को मट्टी या इस तरह की चीज़ें मिक्स करके हमें आती हैं, लेकिन हमें तो फिर ये होता है लॉस कि हमने उसकी सफाई करनी होती है। एक मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये आवाम के लिए बता दूं बात कि आम लोग समझते हैं कि जी इसमें से रोटी के टुकड़े आ गए, जी इसमें से ये फलान चीज़ आ गई। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फ्लोर मिल में, चक्की में तो पॉसिबल है क्योंकि वो डायरेक्टली ग्राइंड हो जाती है। हमारे यहाँ छोटी से लेकर बड़ी मिल में को 8 से 10 जगह पे गंदम खुश्क की सफाई होती है, फिर उसकी भरपूर वाशिंग होती है, फिर उसको हल्का सा सुखाया जाता है, फिर उसको जाके ग्राइंड किया जाता है, फिर वहाँ पे जाके ऐसा एक इंतज़ाम है कि इतनी बारीक रेशम की जाली होती है उसमें से गुजर के, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, वो फुटेज चल भी रही थी अभी स्क्रीन के ऊपर, मैं नाज़रीन देखी होगी, हमने पूरी इंडस्ट्री की फुटेज भी चलाई है साथ, जिसके ऊपर अंदर पाइप से स्कैन सारा कुछ होकर बड़े वैक्यूम के जरिए से आती है। लेकिन ये जो बात आपने पॉइंट आउट की है वो मामू कांजन वाली, तो ये अलमिया भी है और मेरे ये ख्याल के मुताबिक उनकी गंदम वहाँ से ख़त्म हो गई थी, एक लास्ट उनके कोटा था, तो वो मीडिया ने या किसी और ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे हो रहा है, तो उसका भरपूर एक्शन हुआ है। वो तीनों चारों जो वहाँ पे तैनात अमला था उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ FIR हो गई है। तो यकीनन पीडा एक्ट तक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनसे जो इस किस्म के मामलात हैं वो अब दोबारा उनकी फील्ड में तैनाती मुश्किल हो जाएगी, वो आगे परचेज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैंने एक और दोस्त आपकी तरह मिल मालिक हैं, उन्होंने कहा कि दुख होता कभी कभी जो हम पीस रहे होते हैं, दिल नहीं करता ऐसे पीस के आवाम को बेचे, इस हद तक भी नहीं, गंदी और जो है वो चीजें मिक्स आ जाती हैं। उसमें ये होता है कि लेकिन वो उस दोस्त को ये भी पता होगा कि वो डायरेक्टली आगे नहीं पीसती। हम ये होता है कि अगर फर्स्ट करें 50 kg का एक बैग है ना, उसमें से 4 kg अगर मट्टी निकल गई तो हमें तो वो लॉस हो गया, लेकिन वो ये है कि अवाम तक वो ऐसी चीज नहीं, आपने तो रोक ली, बिल्कुल रोक ली, सब ये कह रहे थे। हाँ, लेकिन ये चीज है ना कि ये पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब अगली परचेज आप कर रहे हैं तो उसके लिए एक वाज़िया पॉलिसी दें कि भाई अगर किसी सेंटर से गंदम में ये चीज़ें मिक्सिंग आई तो वो अमला जो है ना उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और अगर जिस तरह मिलों के ऊपर SOPs हैं कि जी आपने अगर कोई ये वायलेशन हुई कि आपका अगर मॉइस्चर ज़्यादा आया तो आपको ये फ़ाइन होना है, अगर आपने अपने जो प्रोडक्शन की तारीख ना लिखी किसी एक तोड़े के ऊपर तो आपको ये फ़ाइन है। बहुत सारे छोटे छोटे हमारी वायलेशन होती हैं जिसके ऊपर बड़े हैवी पेनल्टीज होती हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है, इसी तरह जो परचेज करने वाला अमला है, महकमा खुराक का अमला है, उनके ऊपर भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर किसी की गंदम इस तरह गंदी निकलती है, उसमें से मिक्सिंग होती है, तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अच्छा, गंदम चोरी पे इसी शहर में बेशतर पर्चे भी हो चुके हैं। हमने शिकायत आपसे लगाई कि आपके सामने प्रोग्राम रखा है, लोग आटे के थैले कम दे के ज़्यादा भी लिखवाते रहे, ये भी हुआ। एक शहरी ने भी कॉल की थी हमें, मुनीर साहब ने समनाबाद से, वो कह रहे थे कि तंदूरों वालों को भी आटा दिया जाता है और वो सस्ता आटा लेकर लाइनों में लगकर फिर महंगा जाकर रोटी बेच रहे होते हैं। तो इससे पहले पॉलिसी रही है कि तंदूर वालों को सस्ता आटा दिया जाता रहा, शहबाज शरीफ के दौर में जब 1 रुपए की रोटी चल रही थी। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म ज़ेरे बहस है कि तंदूरों वालों को जहाँ इतने 1 लाख से ज़्यादा थैले जा रहे हैं उनसे 25,000 थैले ही और तंदूरों वालों को दे दिया जाए 2-2, 3-3 हिसाब से, तो वहाँ से एक सस्ती रोटी का सिलसिला भी चल जाए?
अच्छा, इसमें यह है कि जो पहले आपने मिसाल दी ना, वो 2 रुपये पर रोटी थी, तो वो अरबों दो की रुपये सब्सिडी जो थी ना वो उसमें ज़ाया हो गई। अभी पॉलिसी के मुताबिक उनको हम देने के पाबंद नहीं है, लेकिन जो आपने एक बात की कि वो लाइनों में ला के ले जाते हैं, देखें अगर हर चीज़ जो है वो 100% तो कोई ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन हम ये समझते हैं कि 80% जो है ना वो आवाम को आटा जो ट्रकों पे मिल रहा है वो जेन्युइन लोग ले लें। अगर वो 5-10% लोग इस तरह के होते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर किया जा सकता है। मैंने मकामी तौर पे पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब से एक गुजारिश की थी, लेकिन उसके अंदर फिर ये वो भी बाउंड है कि जो पॉलिसी बनती है वो कैबिनेट बनाती है, पंजाब कैबिनेट, या उसके अंदर सेक्रेटरी साहब का रोल होता है। तो अभी भी ये ऐसा हो सकता है कि तमाम तंदूरों को आप आटा ना दें, आप जो शहर के आप यूं कह लें कि लारी अड्डा है, अस्पतालों के जो नज़दीक हैं, वहां पे उनकी को मार्किंग करके, जैसे 8 आपने- बाजारों के अंदर है जो मजदूरों चक्की जहाँ वाले हैं, तो मजदूरों की उसको अगर कोई 10-15 जो ऐसे हैं या 20 हैं पॉइंट, तो वहां पे आप मार्किंग करके तो वहां पे आप आटा दे सकते हैं, और उनकी भी मॉनिटरिंग हो कि क्या अगर हम दे रहे हैं तो वो 7 रुपए की रोटी दे रहे हैं और उनका भरपूर चलान हो, उनके अंदर उनको सजा हो, ताकि जो मुसाफिर हैं, जो अस्पतालों के अंदर मजीद उनके लवाहिकीन आते हैं, उनको ये सस्ती रोटी अवेलेबल हो सके। लेकिन ये चूंकि फिर डीसी साहब ने कहा कि ये मामला चूंकि पंजाब लेवल पे है, तो उसको पंजाब लेवल पे ही डिस्कस करना चाहिए। तो हम तो जो पॉइंट आपका मसला होता है आवाम का या इस तरह का होता है, आप भी उसको उजागर करते हैं, हम भी उसके साथ एग्री करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस बात से मुतफिक हूँ कि तमाम तंदूरों की मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि देखें गली मोहल्लों में है तो वो तो कभी भी उस रेट पे नहीं बेचेंगे। नहीं देखिए भाई साहब, कुछ जैसे आपके ट्रक्स जा रहे हैं, हाँ जी। ऐसे डीसी और कमिश्नर को बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो मिलकर अगर इतनी मीटिंग कर लें कि हम जो कुछ ट्रक्स में से एक ट्रक अगर फॉर एग्जाम्पल घंटा घर के इतराफ 2-3 तंदूर हैं जिसमें वसीम जबीला प्रेसिडेंट भी हैं उनके, हाँ। वो उनके साथ एक मीटिंग की जाए। मिल्लत रोड इंडस्ट्रियल स्टेट है, इनको और हमारी जो एक छोटी स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसके अलावा हमारी बड़ी इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स होगी। इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अलावा और कुछ नज़दीक जो पॉइंट्स है, जैसे 8 बाजारों के अलावा सरगोदा रोड, मिल्लत रोड, जहाँ मजदूरों की तादाद कुछ ज़्यादा है, वहाँ कुछ मेरा ख्याल में मैनेज किया जा सकता है। जी, मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि मैं इस बात से मुतफिक हूँ, और बल्कि मेरी ये तजवीज़ थी पहले 2-3 डीसी साहबान को कि अगर हम बतौर तजर्बा ये करके देख लें कि 5-6 तंदूरों को करके देख लें, लेकिन फिर उसमें मसला ये आता है कि ये कैबिनेट का इशू है। लाहौर असल में ये होता क्या है, लाहौर कैपिटल है, और जैसे मैंने पहले अपने इब्तदाइया में बताया कि पिंडी को इतना कोटा मिल रहा है और फैसलाबाद को इतना कम मिल रहा है। वो ये है कि फिर हमारा ये मौक़िफ़ होता है या इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ होता है कि पहले देखें 1250 के करीब जो है हमारे ना वो डेजिग्नेटेड जो है ना शॉपकीपर है, अब उनको 25-25-30 बैग मिल रहे हैं। अगर हम इस तरह करेंगे तो और कट लग जाएगा। इसके लिए चाहिए ये कि जो हमारे यहाँ से सियासी क़यादत है, ठीक है, जो पार्लियामेंटेरियन है, इनको ये मसला उजागर करना चाहिए। चलें आजकल तो असेंबली नहीं है, लेकिन जब पहले 4 साल थी तब भी किसी ने नहीं किया, उससे पहले भी नहीं किसी ने किया। उनके लिए तो ये जरूरी है ना कि बस ट्रक पे जो डेरे से लो, हाँ, आटा ये मिले लोगों को। इस कंसेप्ट को ख़त्म करके इसको पूरे मुआशरे में इसको फ्लोट करें, और ये प्रैक्टिकल है। जो चीज़ें हैं ना वर्केबल होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं समझता हूँ ज़रूर एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़रूर उसके ऊपर एक वर्किंग करनी चाहिए मॉडल के तौर पे। फर्ज करें फैसलाबाद है तो इसको अगर 200-400-500 बोरी इजाफी ये दे दें, तो उसके लिए यह है कि 40-50 तंदूर जो हैं, जो शहर के मुख्तलिफ जहाँ पे मजदूर तबका है, मुख्तलिफ बड़े अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल है, अलाइड हॉस्पिटल है, FIC है, देखें वहाँ पे कितने लोग, एक मरीज होता है 10 बंदे उसके साथ जंग सरगोदा मियाँ वाली से आए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ से 20-25 की जो नान या रोटी लेनी है, तो उनको अगर सस्ती मिल जाए तो मैं ये समझता हूँ कि गरीब आवाम के लिए ये भी एक तोहफा होगा। तो मैं ये CM पंजाब जो केयर टेकर हैं शाह साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर इसके बारे में कुछ ये देखें तो इसमें मुमकिन है, ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई नामुमकिन नहीं है। आगे रमज़ान से पहले सिचुएशन कैसे देख रहे हैं कि रमज़ान तक क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लोग तंग हैं, लोग लाइनों में लग लग के चीज़ें ले रहे हैं, तो रमज़ान बाज़ारों के हवाले से कुछ चीज़ें प्लान होना शुरू हो चुकी हैं कि उसके अंदर कैसे ट्रकिंग पॉइंट्स को, क्योंकि पिछले रमज़ान बाज़ारों में तो बड़ा स्मूथ रहा है सिस्टम आटे के हवाले से। नहीं, इसमें भी मैं समझता हूँ कि चूँकि हमारा अमूमी तौर पे जो वीट का कोटा है वो 15 अप्रैल तक होता है, तो अब चूँकि रमज़ान शरीफ जो है वो 22 मार्च से गालबन शुरू हो जाएगा। मैं ख्याल में डिटेल में हम बात कर लेते हैं, वक्त कम है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बात करेंगे, और एक अहम इशू अभी हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर बात करेंगे, दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं।
भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब ब्रेक में लोग पर्सनल भी क्वेश्चन फोन पे कर रहे हैं, नहीं करें, उनका कुछ जवाब मैसेज- देंगे हम हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैसेज और एक आया है कि स्टोर मालकान के, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं सुपर स्टोर मालकान के, तो आटा 150 बोरी 150 तक मिलती है वहाँ, और आप लोग वहाँ सिर्फ 30-40 शो करते हैं, बाकी कहाँ जा रही हैं, ये अब आपने बताना है। जी मैं बताता हूँ। जिस दोस्त ने भी आपसे ये सवाल किया है उनको अभी नॉलेज नहीं है इस बारे में। 150 तो कभी कैप ही नहीं है। हमारे यहाँ पे पिछले 4 महीने से हमने ये एक SOP बनाया था लोकल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलके कि 70 बैग से ज़्यादा हम किसी बड़े दुकानदार को भी नहीं दे सकते, पहले नंबर पे। फिर ये हुआ कि जैसे हमने बाज़ार बढ़ाए तो वो हमने जो दुकानों से या स्टोरों से आटा था वो उठा के वहाँ कर दिया। अब कई स्टोरों या कई दुकानों पे 15 से 20 बैग भी जा रहे हैं और मैक्सिमम 35 जा रहे हैं। उनकी ये निशानदेही भी ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि 30 से 35 बैग होते हैं, वो ठीक कह रहे हैं। अभी जा ही 30 से 35 रहे हैं। ठीक है? सुपर स्टोर पे सुपर स्टोर हो या वो दुकान हो, सब पे एक ही एक फार्मूला होता है ना कि हमने अब 60% जो है आटा टोटल प्रोडक्शन अपनी का वो हम दे रहे हैं ट्रक पॉइंट्स पे, और जो 40% है उसको हमने फिर 1270 या 75 बल्कि 1300 हो गए हैं जो लाइसेंस होल्डर हैं दुकानदार, उनमें स्टोर्स भी शामिल हैं और किराने वाले भी शामिल हैं। तो उनको फिर उस कैब के हवाले से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और बाज़ औक़ात हर दिन में भी ये बदल जाता है। बाज़ औक़ात है कि हमने बाज़ार में आटा इंतजामिया ने ज़्यादा मंगवा लिया तो इनको कम हो गया, यानी वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, 30, 35, 40, 45, 50, फिर नीचे कट डाउन हो जाता है। अभी जैसे ये जुमे वाले दिन था तो जुमे वाले दिन ये ज़्यादा आटा जो है वो बाज़ारों में मंगवा लेते हैं स्टॉक पॉइंट्स पे। ठीक है, इसी तरह सैटरडे को, इस तरह मंडे को, तो वो बदलता रहता है। पहले यकीनन जो 60-70 था, 150 तो कभी हुआ ही नहीं है किसी दुकानदार का भी, ना किसी बड़े किराने वाले का, ना किसी सुपर स्टोर का। तो आम दिनों में 70 था, अब वो 40, 45, 35, 20, 15 बैग भी हैं किसी दुकानदार के। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी मालूमात में ये दुरुस्त कर लें कि ये इस तरह नहीं है। अच्छा आगे थोड़ा सा चलें, तो बाइकआउट क्यों करने जा रहे हैं हम, किस चीज़ का फ्लोर मिल वो बाइकआउट कर रहे हैं, वजूहात क्या हैं आखिरकार, और बहुत बड़ा बहरान फिर पैदा हो जाएगा जो थोड़ा सा मेरा ख्याल कैटर हो गया, यहाँ तक पहुँचा कि मामला ठीक हुए हैं, दोबारा बिगड़ जाएंगे। अच्छा, उस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूँगा कि जैसे पहले हमने जिक्र किया कि हमारे महकमा खुराक में नए सेक्रेटरी जमान वट्टू साहब आए हैं, बड़े अच्छे एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, तो उन्होंने एज ए कैन कमिश्नर भी बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन उसकी और फ्लोर मिल्स की वर्किंग में बड़ा फ़र्क है। वो साल में 2 महीने प्रोडक्शन करते हैं, 12 महीने वो सेल करते हैं या 10 महीने सेल करते हैं। उसको आप चेक एंड बैलेंस और तरीके से कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जैसे ही वीड्स का इशू शुरू होता है तो सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब और हमारी जो फ्लोर मिल एसोसिएशन में बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने SOPs बनाते हैं। ठीक है ना, उसमें सज़ा और जज़ा का तयन किया जाता है कि अगर ये वायलेशन होगी तो आपने ये जुर्माना ये सज़ा देनी है, और अगर DFC को मिल बंद कर देता है, लाइसेंस कैंसिल कर देता है, अथॉरिटी है, तो डायरेक्टर साहब के जाके अपील होती है, वो फिर उसको एक मुनासिब टाइम के बाद बहाल कर देते हैं। तो हमारी जो लाहौर की खास तौर पे मिलें हैं, उन्होंने ये एहतजाज किया कि उनकी एक दिन में 13 मिलें बंद कर दी गई। सेक्रेटरी साहब ने खुद विज़िट किया और उसमें इतनी बड़ी कोई वायलेशन नहीं थी, मैं समझता हूँ। मिसाल के तौर पे कि एक किसी बाज़ार में ये जो मदरसे के बच्चे हैं वो इकट्ठे होकर आ गए, जी हम मदरसे के लिए आटा दे दें, वो 10-12 बच्चों ने ले लिया, तो उसके ऊपर FIR होगी। मालिक तो बैठा कहीं अपनी मिल में। ठीक है, तो इस तरह की जो वायलेशन थी उसके एहतजाज के लिए जो है ना वो हमारी जो पंजाब की एसोसिएशन है उसने ये ऐलान किया कि मंगल के रोज़ से वो जो है ना वो मिलें बंद रखेंगे, अपने आटे की सप्लाई नहीं देंगे। अभी आज भी देंगे, हम कल भी देंगे, संडे को भी देंगे बल्कि, और मंडे को भी देंगे। और मंडे को मैं ये होपफुली ये समझता हूँ कि शायद उनका कोई उनके साथ कोई पैचअप हो जाए, हमारी जो पंजाब लेवल की एसोसिएशन है और सेक्रेटरी साहब है। तो हमारा ये मुतालबा ये है एसोसिएशन का कि जो हमारे साथ तयशुदा SOPs हैं उसके मुताबिक हमें फ़ाइन सज़ा दी जाए और उसके हट के ना दी जाए। उस सिलसिले में मैं होपफुल हूँ इंतज़ामिया से भी कि वो इसमें किरदार अदा करेंगे। जैसे पहले आपने मीडिया ने भी हाईलाइट किया था कि इन्होंने एक ऑर्डर कर दिया था कि तमाम जो ख़रीदार हैं वो अपना हार्ड कापी जो है ना वो देंगे, शनाख्ती कार्ड की थंब इम्प्रेशन देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पॉजिटिव कम थे, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा थे। तो उसको अवामी रद्द-ए-अमल के नज़र और आप लोगों का तावन था कि वो हाईलाइट हुआ, वो उन्होंने वापस ले लिया अपना फैसला। तो अभी मेरा कभी यकीन है कि ये मामला भी जो है वो मिल बैठ के हल हो जाएगा, हड़ताल तक जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो स्टेक होल्डर को नहीं बिठाएंगे तो फिर स्टेक होल्डर की मजबूरी है यूनिटी शो करने के लिए, वो सब लोग उस पर हड़ताल करेंगे।
लेकिन ये फैसलाबाद में कितनी मिल्स हैं जो अगर जाती हैं तो बंदिश का शिकार हो सकती हैं? नहीं, वो तो 48 मिल्स हमारी वर्किंग में हैं, तो वो तो एक मजमूई फैसला होगा, ठीक है, क्योंकि ये पंजाब लेवल पे है, मकामी लेवल पे नहीं है। मुत्तफिक हैं सारे इससे। वो पंजाब लेवल पे, चूंकि देखिए पॉलिसी वो बनाते हैं, तो हमें उनकी राय का एहतराम करना पड़ता है। मकामी लेवल पे ना हमें इंतजामिया से कोई गिला है, ना हमें कोई महकमा खुराक से कोई गिला है, और ना उनको हमसे कोई इतना खास गिला है। हम तो बड़ा स्मूथ काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से मैं ये समझता हूँ कि इंतजामिया के भरपूर तावन और महकमा खुराक के जो नए तैनात होने वाले DFC हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उमर सरवर साहब हैं, बड़े यंग हैं, उन्होंने भी बड़ा इसको रोल अदा किया है कि डेली वो 5-5, 6-6 बाजार, दुकानें और सेंटर विजिट कर रहे हैं। उससे मैं समझता हूँ कि आटे की सप्लाई में बेहतरी आई है। तो मकामी तौर पर हमें ना इंतजामिया से को गिला है, ना उनको हमसे को गिला है। तो ये चूंकि पाकिस्तान लेवल पे एक एसोसिएशन का हो रहा है, तो उसमें बैठना भी सेक्रेटरी साहब ने, उनको बैठाना भी सेक्रेटरी साहब ने है, और उन्होंने आपस में बड़ों ने बैठ के फैसला करना है, जो कर लेंगे हम उसके पाबंद हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता तो फिर तो मसला खराब होगा। एक दिन की अगर नहीं, सप्लाई वो डिस्टर्ब होगी, कई एक हफ्ते ये तक ये नॉर्मल देखिए, ये तो फिर अंडरस्टूड है। जब एक डेली बेसिस पे इतनी सप्लाई जा रही है, 25 लाख बैग जो है ना वो पूरे पंजाब में 10 kg वाले जा रहे हैं, तो अगर वो 2 या 3 दिन लग जाते हैं तो ये इस क्राइसिस के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ, और मेरी आपके चैनल के हवाले से सेक्रेटरी साहब से गुजारिश होगी, अपनी जिली इंतजामिया से होगी कि ये भी अपना फीडबैक उनको दें, और ताकि ये मामला इस हद तक जाए ना, क्योंकि ये बहुत कुछ संगीन मसाइल नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को सुनने के लिए मैं समझता हूँ कि बैठ जाएं। लोग दरियाओं के किनारे बैठते थे जहाँ पानी था, जरखेज ज़मीनें थी। अभी हमारे पास सारा कुछ है, जहाँ पे सारा साल बर्फ पड़ती है जिन मुल्कों में, वो तो इस चीज़ से महरूम हो जाएं। लेकिन जहाँ पे आपके पास 4 मौसम है, जहाँ पे आपके पास वाफर पानी है, वाफर ज़मीन है, आपके पास वाफर लेबर है, जहां से लोग लेबर करने के लिए गल्फ जाते हैं, कनाडा जाते हैं और दीगर ममालिक में जाते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे आप उतनी उनको वसाइल दें। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक आप अपनी ज़रिए जनास की पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, पाकिस्तान जो है ना वो IM से छुटकारा नहीं कर सकता। छुटकारा नहीं पा सकता। मैं भाई साहब आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बात उन्होंने बिल्कुल छोटी सी एंड पे कह दी है, किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, जिम्मेदार खुशहाल नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी का काम नहीं होगा, कुछ बेहतर नहीं होगा। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।